अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। ये स्पेशल ट्रांसमिशन इस्लामाबाद पीस टॉक, इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। ये कोई मामूली लम्हा नहीं है। ज़रा गौर कीजिए कि वो तसव्वुर तो कीजिए कि इस टाइम पाकिस्तान में जो भी टेबल टॉक होगी, जो भी मुज़ाकरात होंगे, जो भी फैसले किए जाएंगे, इसके असरात पूरी दुनिया के लिए हैं। और पूरी दुनिया की मईशत, पूरी दुनिया के अंदर जो महंगाई है, पूरी दुनिया के अंदर जो अमन है, वो इस वक्त जुड़ा हुआ है जो इस्लामाबाद में अभी पीस टॉक हो रहे हैं। और हमारी नज़रें तो यहाँ पर है ही, सिफारतकारी का जो मरकज़ बना हुआ है इस्लामाबाद। हम तो इस्लामाबाद को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत और कैपिटल के तौर पर कहते हैं। पूरी दुनिया इसको कैपिटल, इस टाइम कैपिटल नहीं, हब ऑफ डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। और जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान लेकर चल रहा है, जैसे हमने अपने प्रेस्टीज गेस्ट को वेलकम किया, दोनों जानिब से गेस्ट आए, यहाँ पर मुलाकातें हुई, शहबाज शरीफ से भी हुई, CDF फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से मुलाकातें हुई, नायब वजीर आजम थे, मौजूद थे, तमाम काबीना ने वेलकम किया है उनको और ओपनली वेलकम किया है। जब कहीं पर कोई मीडिएटर आता है ना, जब कहीं पर कोई अपना किरदार अदा करने के लिए आता है, कहीं पर सुलह सफाई के लिए आता है, मुज़ाकरात के लिए कोई किसी को बिठाता है, तो फिर मुज़ाकरात तभी होते हैं जब दोनों पार्टीज का एतमाद उस टेबल पर होता है। और वो टेबल मुहैया कर रहा है पाकिस्तान। तो इसका मतलब है कि बड़ी बड़ी आलमी ताकतें जो नहीं कर पाई, वो पाकिस्तान ने कर दिखाया है और पाकिस्तान पर एतमाद किया जा रहा है। हम आगे चलकर डिटेल आज की ट्रांसमिशन में स्पेशल इस वजह से है कि तमाम तरीके से हम हाईलाइट, हर इशू को हाईलाइट करेंगे, हर वो सवाल जो कि आपके माइंड में है इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से, आज की ट्रांसमिशन में आपको उसका जवाब मिलेगा। हमारे प्रेस्टीज गेस्ट हमारे साथ वन बाय वन ज्वाइन करेंगे, लेकिन शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो भट्ट साहब, हम आपसे इंफॉर्मेशन चाहेंगे कि इस टाइम अभी तक इस्लामाबाद में जो पीस टॉक चल रही है, जो इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से फैसिलिटेट उनको किया जा रहा है और अभी तक इस्लामाबाद से उड़ती हुई खबरें क्या आ रही हैं आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरुस्त फरमा रही हैं फ़िज़ा, आप जो कह रही हैं, लेकिन ख़बर भी है, हाँ हॉट खबर है मेरे पास। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मैं पिछले 24 घंटों से जो मॉनिटर बाज़ाब्ता इंटरनेशनल मीडिया और अनफॉर्चुनेटली भारतीय मीडिया को कर रहा हूं, तो जो मैं उसमें देख रहा हूं, भारत और कुछ गंदे जो छोटे बेबी बच्चे होते हैं, वो थोड़ा ज़ोर लगा रहे थे कि जनाब किसी तरह कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, टेबल पर न सज जाए, कहीं पाकिस्तान का नाम ना बुलंद हो जाए। भारतीय मीडिया ने पाक भारत जंग में जो सोचा था ना, जिम खाना क्लब जाकर वो चाय की प्याली उन्होंने पीनी थी, उसमें तो बेचारों को मायूसी हो गई। अब वो ये सोच रहे थे कि किसी ना किसी तरीके से अमरीकी नायब सदर जो है वो पाकिस्तान ना जाए, भाई सारा अमरीका चला जाए, अमरीकी नायब सदर किसी तरीके से भी पाकिस्तान ना जाए, क्योंकि वो अगर पाकिस्तान आते हैं, जो कि आ चुके हैं और माशाल्लाह सुबह से नाश्ता, ब्रंच और लंच सब कुछ कर चुके हैं। बात अब ये है कि खबर यहाँ पर ये है, इससे कबल के मैं आपको खबर दूँ, एक फ़िक्रा भारत के लिए ले लें कि भारत के जितने भी साफ़ी है, आपसे मैं ताज़ियत करता हूँ, मेरी ताज़ियत कबूल करें। अब बात करता हूँ इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में जो हो रहा है, जो टेबल सज रही है, पाकिस्तानियों को खुशखबरी अनकरीब मिलने वाली है। देखिए फ़िज़ा, बात यह है, जुमे के रोज़ से जो सेकंड क़यादत थी ईरान की, अमेरिका की और अफराद भी साथ आए हुए, वो टेबल सजा रहे थे। पाकिस्तान उसमें सालसी किरदार बाज़ाब्ता तौर पर कल से अदा कर रहा है जी। आज सुबह भी ये मीटिंग्स हुई। अच्छा, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पे सख्ती पाई जाती है, यानी कि अमेरिका और ईरान आपस में बहुत दूर है, उन पॉइंट्स पर आकर मैच फंसा हुआ है। उस पोजीशन पर लाने के लिए पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करते हुए कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, और ये निगोसिएशन चलती है। लेकिन मेरी इत्तलात जो इस्लामाबाद से हैं कि इस वक्त वो टेबल सज चुकी है, या 5 या 7 मिनट में सज जाएगी, जिस पर वो मुख्तदर अफराद जो अमेरिकन और ईरानी हैं वो आके बैठेंगे। और पाकिस्तान ने 100% कल से लेकर अब तक जो 24 घंटों में कोशिशें की है, वो ये कोशिशें की हैं कि दोनों पार्टीज को निचली से निचली सतह पर लाया जाए, बॉटम लाइन पर लाया जाए, ताकि मामलात को खुश उसलूबी से तय हो जाए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज रात ही पाकिस्तानियों आपको खुशखबरी मिलेगी कि टेबल सज गई है,
और अल्लाह की रहमतें पाकिस्तान पर हो गई। पाकिस्तान को पेट्रोल और डीजल की कीमत करने पर खुशखबरी मिली है, उनको ज्यादा खुशी तो इस बात पर है, बट हमारे लिए मैं कह रही हूँ ये कोई मामूली मौका नहीं है, ये मामूली लम्ही है। हम वर्ल्ड वॉर 3 को रुकवा रहे हैं, चाहे इंडिया जितनी भी कोशिशें कर ले, हमारे लिए ये इतना हिस्टोरिक है। ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे इंशाल्लाह और हेडलाइंस बनेंगे और फिर ये हिस्ट्री बनेगा कि कैसे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर जो आलमी जंग जारी थी उसको रोक लिया है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एक्सपर्ट ओपिनियन खूबसूरत अंदाज में बोलते हैं, बल्कि इंडिया की जो बात भट्ट साहब आपने की है ना, मैं तो कहूँगी कि अब्दुल्ला साहब इसमें सही जो है ना वो मज़े से हमें बताएंगे कि इंडियन मीडिया तो ये तक कह रहा है अब्दुल्ला साहब कि भाई वो पंडितों को 3-3 हज़ार रुपए दिए हैं कि अपनी प्रार्थनाएं शुरू कर दें, किसी तरह के मुज़ाकरात कामयाब ना हो। मोदी ये तक कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिजा साहब और शहजाद साहब। कवे के कोसे से गाय नहीं मरा करती, तो जब कवा भी काला हो तो फिर ज़ाहिर है फिर और भी उसमें हुस्न ज्यादा आ जाता है। एनी हाउ, इनको तो आप छोड़ देना, वो तो माजी का हिस्सा हो गए। आप क्या हम उनको उसमें कुरे देंगे जिसके साथ हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, जिसके साथ हमारा कोई सिलसिला ही नहीं है। अस्करी महाज पे भी हमने जूते मारे और अब सिफारती सतह के ऊपर भी भारत तनाई का शिकार हो गया। तो ये तो आपको इंशाल्लाह इलेक्शंस में पता चलेगा कि भारत का होने क्या वाला है, और बीजेपी को तो बहुत जबरदस्त झटका लगने वाला है। और इंशाल्लाह ये हिंदुत्व सोच उसी तरीके से जिस तरह से ज़ायनिस्ट सोच यहूदियों की है, ये दोनों खत्म होगी, इसमें दूसरी राय नहीं है। जहाँ तक सफारती ताल्लुकात का है, ये आप देख लीजिए कि अगर ये अमेरिका जीत चुका होता जंग, तो आपका क्या ख्याल है 12,000 किलोमीटर दूर वो यहाँ क्या लस्सी पीने आए थे? तो इसका मतलब ये है कि वो पहले से अपना जहन बना के आए हैं, उनको मालूम है कि हमने क्या करना है, और उन्होंने कुछ चीजें बॉटम लाइन तय की हुई हैं। और जो नीचे स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात होते हैं जो पिछले 2 दिन से हो रहे थे, उसके अंदर बहुत सारी चीजें तय हो गई। और जैसे शहजाद साहब ने अभी बताया कि जी वहाँ अभी मामलात को बेहतर हो रहे हैं और जो फाइनल राउंड है वो जा रहा है, क्योंकि जेडी वंश जाहिर है खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने मिड टर्म इलेक्शन भी लड़ने हैं, उन्होंने अपनी मुस्तकबिल की सदारत की कुर्सी को भी मजबूत करना है, उन्होंने यूरोप के साथ ताल्लुकात को भी एक नया रंग देना है। तो ऐसी सूरत के अंदर फिर जो लोग ये सोच रहे हैं कि जी मुज़ाकरात खुदा न खास्ता इसमें कोई नाकामी आएगी, मैं 2 बातें कह दूं। पहली बात यह है कि पाकिस्तान का काम मुज़ाकरात की टेबल पे लाना था, माहौल बनाना था और फैसिलिटेट करना था, वो हमने कर दिया। आगे अब तो नसीबों की बात है। दूसरी ये बात जो अहम है वो ये है कि अच्छा पाकिस्तान में फर्ज करें ये मुज़ाकरात वो ऐसा नतीजा नहीं निकालते, तो फिर मुझे बताएं कि दुनिया में और कौन सा मुल्क है? फिर क्या बरतानिया में मुज़ाकरात होंगे? तो क्या बरतानिया का कोई रोल है इसके अंदर? तो या फ्रांस में होंगे, जर्मनी में, जापान में, किस जगह होंगे? पाकिस्तान देखिए, ईरान का एतबार जीतना और फिर साथ ही मगरिब का भी, ये आपने इतनी खूबसूरत बात की है ना। अक्सर मैंने जर्नलिस्ट को कहते सुना है पाकिस्तान इज द लीस्ट ऑप्शन। नो, पाकिस्तान इज नॉट द लीस्ट ऑप्शन। पाकिस्तान दी ओनली ऑप्शन जहां पर दोनों पार्टीज रिलाई कर सकती हैं। ये लीस्ट वाली बात ही नहीं है, और यही बात बिल्कुल ठीक आपने बोली है। ईरान और किस पर यकीन करेगा? द ओनली ऑप्शन वी हैव इज पाकिस्तान। ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज द ओनली ऑप्शन। देखें, एक नया इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है ना फिजा रियाज साहिबा, आप इसको समझें। ये जो बरतानिया है ना, इसका किरदार हमेशा ऐसा रहा है कि जब जिस जहाज में सुराख हो जाता है, ये वहां से चूहे भागने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे ही अमेरिका की कश्ती में सुराख हुआ है और नजर आ रहा है कि इनका बेड़ा गर्क होने वाला है, तो अब वो क्या कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी जो है वो अरब ममालिक का दौरा करके वहाँ ये सेटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अब सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का मौका दिया जाए। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई आप उस अभी रियासत से ताल्लुक नहीं रखते, उस एम्पायर से ताल्लुक नहीं रखते जिसका सूरज गरूब नहीं होता था। अब तो आपका तलू होता ही नहीं है कि गरूब हो जाता है। की माजरत चाहता हूं अब्दुल्ला भाई, आपके वालिद मोहतरम ने फरमाया था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कि पाकिस्तान में फैसले होंगे पूरी दुनिया के। तो आपके वालिद साहब की एक बात तो आज सच साबित हो गई है। दूसरा मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि अगर खुदा न खास्ता ये मामला तय नहीं होते, तो अमेरिका के पास या तो सुलह है या बूट्स ऑन ग्राउंड है। तीसरी ऑप्शन आपके पास कोई है, उनके पास, आपके पास? तो प्लीज मुझे जरा आगाह करें, क्या ऑप्शन है फिर अमेरिका के पास?
शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे अल्फाज मेरे वालिद मरहूम के लिए कहे। अमेरिका को अच्छी तरीके से पता है, उनकी फौज को ये अच्छा मालूम है, उनकी फौज में बगावत ऐसे ही नहीं हुई है। बगावत की वजूहात हैं। 13 जर्नैल आर्मी चीफ का निकाला जाना, 24 जर्नैलों के इस्तीफे, डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पे होना और ये कहना कि तुम हमें मरवा दोगे, हम तो रिटायरमेंट के बाद जंगी जराइम के ऊपर जो है पकड़े जाएंगे, तुम तो जो मर्जी कर लोगे, हमारा क्या बनेगा। इस वजह से ये वो सारी बातें हैं जिनके ऊपर एक बहुत गंभीर सूरत हाल है। याद रखिए, अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी उन्होंने गलती की है, अभी वो अपनी सुपर पावर का स्टेटस भी खो के जाएंगे। आप मतलब ये हम क्यों ये सोच रहे हैं कि अमेरिका ताकत है। मैं शुरू दिन से आपके चैनल पे पिट मरा हूं ये बात बोल बोल के, नहीं है उनके पास कोई ऑप्शन, नहीं वो जीत सकते। क्या हर बार मुझे बताएं कि क्या वो माइक टाइसन सबसे बड़ा दुनिया का बॉक्सर था या उसको भी किसी ने मारा था? बस यही याद रखें कि फिर क्या जो बगनर जो था वो सबसे बड़ा बॉक्सर था? क्या सबसे बड़ी क्रिकेट की टीम जो थी वो ऑस्ट्रेलिया थी? तो फिर नहीं रहा ना। इस तरह से दुनिया में चीजें तब्दील होती रहती हैं। आज एक जो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, जो एक आप देखें ना, वो जनरल साहब के हवाले से, मेरे वालिद के हवाले से जो बात की, वो क्योंकि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जिस दिन अपने पूरे कद के साथ खड़ा हो गया तो दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे। आज पाकिस्तान कद के साथ खड़ा हुआ है और दुनिया को एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दे रहा है, जिसकी जड़ें पाकिस्तान से जो है वो फूट रही हैं, जिसकी शाखें पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान, आप मुझे ये तो बता दें खुदा के लिए कि ये इतना बड़ा अमेरिका जो किसी पाकिस्तान को थर्ड वर्ल्ड कंट्री समझता था, जो किसी खाते में लाता नहीं था और जो कहता था कि हमें तो पता भी नहीं है कि ये कहाँ से है, और आज वो 15 साल के बाद पाकिस्तान यात्रा पे पहुंचे हैं। कोई तो वजह है ना, कोई तो मसला उनके साथ हो चुका है। ये सुपर पावर, इनका तो सबसे बड़ा आयरनी ये है कि दिस वाज द लार्जेस्ट सुपर पावर ऑन गॉड्स अर्थ एवर विटनेस्ड बाय मैनकाइंड एंड शॉर्टेस्ट लिव्ड एज वेल, जिनका सूरज जो है वो तलू हुआ तकरीबन 1991 में और 2021 में अमेरिकन फॉल के साथ अमेरिका से वहां भागने के ऊपर वहां सूरज इनका गरूब हो गया। बात ये सिर्फ इतनी सी है कि ये जो वाकयात इस टाइम पे हम देख रहे हैं, ये एक हिस्ट्री इन मेकिंग है। बिल्कुल देख रही है ना सर। अभी तो मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, इस्लामाबाद का नाम, जिसको कभी पता भी ना हो इस्लामाबाद के बारे में, वो आज इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात कर रहे हैं। मैं तो वेस्ट को देख देख के खुश हो रही हूँ और ये हमारे लिए वाकई एक प्राउड मोमेंट है। बट अभी पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक टेबल टॉक के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है, बैठ रहे हैं, मैं आप, क्योंकि यू आर एन एक्सपर्ट, आप हमें बता सकते हैं कि ईरानी जो डिमांड्स लेकर आए हैं एक्सेप्टेबिलिटी में, जेडी वेंस जो कि जिसको एतमाद है और इस पूरी जंग के अंदर उन्होंने कोई मुतनाज़ बयान नहीं दिया पीट हेग्जेट की तरह। अब आपको क्या लगता है कि उनकी पर्सनालिटी और पूरा उनका अगर बैकग्राउंड देखें तो क्या वो निगोशिएशन की टेबल में टफ ग्राउंड्स पर जा सकते हैं या कोई दरमियान वाला रास्ता इख्तियार करेंगे? देखिए, मेरे नज़र में 2-3 बातें हैं। पहली बात यह है कि जो अमेरिकन अड्डे खित्ते के अंदर हैं उनको ईरान ने निकालने की बात कही है, उस पे मामलात मुश्किलात में पैदा हो रहे हैं और मेरी इतलात जो हैं उसके अंदर मुश्किलात पेश आ रही हैं। बाकी कुछ ममालिक तो अरब वैसे ही किनारा कर चुके हैं अमेरिका से कि जनाब आपने वो गजब किया, तेरे वादे पे एतबार किया, आपने तो जो हमें सुहाने ख्वाब दिखाए थे, आप अपने आप को ना बचा पाए, हमें क्या बचाएंगे। तो ये तो खुद ही अरब ममालिक इनसे दूर हो रहे हैं। दूसरी जानिब आप देखें कि वो मतलब जब सुपर पावर हो तो उसके एलाई होते हैं, लेकिन अगर कोई कमजोर मुल्क हो तो उसकी प्रॉक्सी होती हैं। क्यों प्रॉक्सी होती हैं? ईरान का ये एलाई हैं। अगर लेबनान के अंदर है, और बात भी बड़ी जेन्युइन है, अगर इस खित्ते में एक मुल्क भी अगर आग लगी तो वो पूरे खित्ते में फैल जाएगी और यही माजी में होता रहा है। इसलिए आप देख लें कि गजा से शुरू होने वाली ये आग 2023 से लेके ये 2026 हो चुका है, ये आग बुझने की बात नहीं कर रही। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि जी हम अपने एलाइज का साथ देंगे और वो देंगे, इसके लिए वो हर कीमत अदा करने के लिए तैयार है। और तीसरी चीज जो है वो न्यूक्लियर के ऊपर है। देखिए, आज जो जॉन कैरी की भी जो ब्रीफिंग आई है, उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, और इसी तरीके से जब अपना डोनाल्ड ट्रंप की खुद गुफ्तगू 99% नो न्यूक्लियर,
जी और ओबामा के दौर में भी क्या बात आई थी? ओबामा के दौर में भी ये बात आई थी कि जी सिर्फ एक न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, पुरअमन मकासद के लिए होगा, उसकी निगरानी होगी IAEA की जानिब से, इंडिपेंडेंट जराये से, और वो सिर्फ मेडिकल उसके लिए और जो उनकी एनर्जी के लिए वो इस्तेमाल होगा। ये बातें पहले भी तय हो चुकी थी, लेकिन उसके बदले में उन्होंने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लिफ्ट करनी थी, उन्होंने उनके जो फ्रोजन अकाउंट्स थे उनको वापस देना था, तो वो उन्होंने नहीं किया। इसलिए एक मिसट्रस्ट, गजब का मिसट्रस्ट मौजूद है, लेकिन आई थिंक कि ये सब ठीक हो जाएगा। हाँ, न्यूक्लियर पे तो ईरान, आपको पता है, पहले भी माना हुआ था। जब ये ओमान के अंदर टॉक्स हुई थी तो उस टाइम पे न्यूक्लियर का तो माना था। न्यूक्लियर के ऊपर बस जिस वक्त उन्होंने ये कह देना है, ग्रीन सिग्नल देना है, तो यहाँ से फतह के झंडे गाड़ता हुआ जनाब JD वेंस पहुंच जाएगा अमेरिका, और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो डांस टूंस करके जो है वो कि ऐलान कर देंगे कि जी मैं तो जीत गया हूँ। और ठीक है, वो उनका यही हरकतें हैं। सर वो तो ऐलान कर चुके हैं। आज की उनकी मीडिया टॉक सुने, वो कहते हैं मैंने रिजीम चेंज करना था, मैंने वो कर दिया। उनकी नेवी तबाह करनी थी, मैंने वो कर दी। उनकी एयरफोर्स तबाह करनी थी, मैंने वो कर दी। निगोशिएशन में हमें डील यही है, सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हम यूज़ करते नहीं हैं, हम तो दूसरों के लिए खुलवा रहे हैं। और 99% न्यूक्लियर इज़ द मेन, कि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो तो ऑलरेडी वहाँ पर फतवा लगा है, वरना डोनाल्ड ट्रंप साहब को हंसी आती है। बट साहब बड़ी खूबसूरत गुल साहब ने बात की है लेबनान वॉर के हवाले से, कि वहाँ पर चाहे ईरान के साथ बैठ के टॉक कर रहे हैं, लेकिन इसराइल पूरे अटैक इस टाइम लेबनान पे कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप पे उसकी बड़ी तल्ख कलामी भी हुई है कि तुम मुज़ाकरात को तबाह कर दोगे, लेबनान पे अटैक ना करो। क्या लेबनान के अंदर कोई मिस एडवेंचर कर सकता है? दो बातें। पहली बात तो ये है कि पाबंद सलासल बिहाइंड द बार बेबी नेतन्याहू खुद होने जा रहा है, और इससे बचने के लिए उसने ये मुज़ाकरात का बहाना अडॉप्ट किया है। वो संडे को यानी कल के रोज़ जाएगा और वहाँ पर जाकर अमेरिका में वो पाँव शाँव पकड़ेगा। अल्लाह का वास्ता है, मुझे ट्रंप साहब ने खुद भी रिक्वेस्ट कर ली हुई है वैसे कि इसकी जो सजाएं हैं, करप्शन वगैरह, इसको माफ़ कर दिया जाए, लेकिन माफ़ी तलाफ़ी हुई नहीं। अब बात यह है कि ये अटैक एक जगह पर, दूसरी बात अमेरिका का बेबी है, कंट्रोल अमेरिका ने करना है। तीसरी बात, अभी जनरल हमीद गुल साहब ने जिस तरह जो बात की है, मैं उससे काफ़ी हद तक उससे मुतमईन हूँ और उसको सेकंड भी करता हूँ। आप ज़रा गौर करें कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। ईरान जो है वो दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है ऑयल के हिसाब से, 4% पे वो तेल फरोख्त कर रहा है। अच्छा, 47 साल से पाबंदियां लगी हुई है ईरान के ऊपर। ईरान तो बिल्कुल इन्होंने दबा के रखा हुआ था ना, कभी हमला कर दिया, कभी कुछ कर दिया फिजा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, अब ये कौन सा ईरान है? ये ईरान कहाँ से आ गया है जो कि इतनी सख्त शराइत लगा रहा है, बारोब अंदाज में वो बात कर रहा है इस वक्त इस्लामाबाद में टेबल पर, और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर आया है। नहीं आना था उसने पाकिस्तान, ये मुज़ाकरात भी नहीं होने थे। ये पाकिस्तान की जाती दोस्ती है, ये शहबाज शरीफ की, ये आसिम मुनीर साहब की जाती दोस्ती, जाती रिक्वेस्ट पर वो आया है। और आप गौर करें, याद रखें कि अगर अमेरिकी नायब सदर ना आते तो मैं आपको दावा करता हूं ईरानी भी ना आते, क्योंकि यही वो शख्स है जो के निगोशिएशन करने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही इसकी वजह से आए हैं। जब त्यारा हवा में बुलंद हुआ है, उसके बाद फिर ईरान का त्यारा उड़ा है, पहले नहीं उड़ा फिजा, पहले नहीं उड़ा। और यही बात है कि वो हसासियत और उसकी सीरियसनेस को देखना चाहते थे, टेस्ट करना चाहते थे कि क्या वाकई अमेरिका हमसे मजाक कर रहा है या फिर रियल में वो निगोशिएशन टेबल पर बैठना चाहता है। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं और मुज़ाकरात के हवाले से जो खुसूसी ट्रांसमिशन है इसको आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद पीस टॉक की स्पेशल ट्रांसमिशन है और इसमें आपको पता है कि अभी फाइनल राउंड जारी है। हमने एक मेज़ तो फराहम कर दिया है जिसमें दोनों पार्टीज बैठी हुई हैं यहाँ पर, और फाइनल राउंड में एक दूसरे से मुज़ाकरात हो रहे हैं। बड़े अहम की लोग यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, और तमाम नज़रे अगर पाकिस्तान पर मरकूज़ हैं तो अमेरिकन मीडिया इसको किस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया इस पूरे सिचुएशन को किस तरीके से देख रहा है। बट सब ये अभी तो हम तो जाहिर है पॉजिटिविटी में एक पूरा माहौल बनाकर बैठे हुए हैं, और उधर आई गेस डोनाल्ड ट्रंप भी बड़ा पॉजिटिव बातें ही कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं, किसी तरीके से ये मसला हल हो जाए। जिस जंग में वो कूद पड़े हैं उस जंग से निकल आए, क्योंकि उनको लेकर अनपॉपुलैरिटी अमेरिका में बहुत ज़्यादा हो रही है। अमेरिकन मीडिया इसको कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं देख रही थी ट्रंप तो अपने मीडिया पर बहुत बरहम है, कह रहे हैं फेक न्यूज़ दे रहे हैं। ये दुरुस्त कह रही हैं फिजा आप। यहाँ अब देखें ना कि इस्लामाबाद की आप बात करिए तो एक खामोश शाम
मगर अंदर की कहानी जो है ना वो बड़ी दिलचस्प है। एक साइड पे तो इस्लामाबाद में जनाब चाय की प्याली है, गपशप है, मुज़ाकरात हैं, एक दूसरे से डील है, लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर आप गौर करेंगी तो अमेरिका को आप देखेंगी तो जरा जेडी वैंस, जेम्स डेविड वैंस, ये शख्स है कौन? ये वो शख्स है फिजा जो कि जंगे जीतने वाला है, जो कि अफाम तफहीम करने वाला है। आप जरा गौर करें ना, दूसरी जानिब इसके ऑपोजिट क्या है? मार्को रूबियो। जब मार्को रूबियो को आप देखेंगी वो एक सख्त गिर मौकफ रखने वाला शख्स है, बिल्कुल ऑपोजिट है अमेरिकी नायब सदर। और अगर मार्को रूबियो की बात करेंगे तो उलट है। अब ईरान भी ये समझता था कि अगर मार्को रूबियो आ गए तो खतरे की घंटी है, ये मुज़ाकरत नहीं होने, ये बेल मंडेर नहीं चढ़नी। इसीलिए ये वो शख्स है अमेरिकी नायब सदर जिस वजह से मुज़ाकरात अभी तक चल रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, जेडी वैंस बैठे हुए हैं, तो फिर लड़ाई के इम्कानात बहुत कम है। राइट, मामलात अच्छी तरफ जा सकते हैं। अच्छा, मार्को रूबियो वाली अगर बात आ गई, दूसरी साइड पे गालब फिजा हमारे साथ डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया, प्लीज। बिल्कुल, मैं हमारे साथ डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमें ज्वाइन कर सके हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। और ट्रांसमिशन को आप जैसे कल भी हम कर रहे थे, मुज़ाकरात के ऊपर सारी निगोसिएशंस चल रही हैं, टेबल टॉक चल रही है और बेलाग तबसरे भी हम उससे खूब महसूस हो रहे थे। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब, और आज के दिन इस टाइम मुज़ाकरात में जो कुछ भी है वो तो फाइनल एलामिया सामने आएगा। लेकिन माय क्वेश्चन टू यू इज़ के जिस तरीके से जेम्स डेविड वैंस आए हैं पाकिस्तान में और कैसे उनका जो एयर कॉल नंबर था वो SAM 095, वैसे तो एयरफोर्स 2 होता है जब अमेरिकन प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट जब ट्रैवल करते हैं, तो ये स्पेशल एयर मिशन 095 जो एक दिया गया है, मुझे तो इससे देख के ही अंदाज़ा हो रहा है कि वो एयर मिशन में अपनी जीत लेकर ही आए हैं और उन्हें पता है कि आज इसको फुल एंड फाइनल ख़त्म कर देना, इस वॉर को प्रोलॉन्ग नहीं करना। एम आई राइट? बिल्कुल आप सही कह रही हैं जी। सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, शहजाद भट्ट साहब को अस्सलाम वालेकुम और सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम आपकी ट्रांसमिशन में। शहजाद भट्ट साहब, आपको अगर कुछ देर में एक अच्छी खबर मिले तो उसके लिए ज़रा तैयार रहें, अगर मिले कुछ देर में, और वो ये है कि बराह रास्त अमेरिका और ईरान के वफूद की गुफ्तगू शुरू हो गई है, बराह रास्त मीडिएटर्स की मौजूदगी में, और हैंडशेक भी हो गया है जी। क्या बात है, क्या बात है। और यही बात तो मैं यही कहती हूँ, जो हैंडशेक वाली बात है ना, ये बड़ी है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ जी 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 हैंडशेक की अगर खबर आप तक आ जाए, इससे पहले तो ओमान में और बाकी जितनी जगहों पे मुज़ाकरात होते रहे हैं, दरमियान में मीडिएटर्स रहे हैं ना, और एक कमरे से दूसरे कमरे, अगर ये खबर पाकिस्तान में आपके पास कुछ देर में आ जाए तो इसके लिए तैयार रहिएगा आप कि बराह रास्त 47 साल के बाद, इनकलाब ईरान के बाद पहली मरतबा पाकिस्तान की सरजमीन पे ये मुमकिन है कि आपके पास ये खबर आए कि अमेरिका और ईरान के वफूद के दरमियान बराह रास्त गुफ्तगू हुई है, और पाकिस्तान भी यकीनन उसमें मौजूद था। हैंडशेक की कोई खबर आ जाए, आपके पास बराह रास्त मुलाकात की खबर आ जाए, आपके पास ये खबर आ जाए कि वो मुलाकात 2 घंटे से ज्यादा जारी रही, बहुत अच्छी एक यानी बराह रास्त हुई, यानी आपस में खुली टुली बातें हुई, ठीक है ना, ये नहीं कि मीडिएटर हैं बीच में। और अगर ये खबर आपके पास आ जाए तो इसके लिए आप ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा। डॉक्टर साहब, अगर आप कह रहे हैं ना तो आई एम 100% श्योर कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि आप अगर ये बात कर रहे हैं। इनकलाब ईरान के बाद, हाँ, लेकिन सरकारी तौर पे आ जाए तो फिर मैंने कहा तैयार रहें ज़हनी तौर पे कि अगर ये खबर आ जाए कि 2 घंटे से ज्यादा बराह रास्त मुलाकात हुई है और तमाम मामला डिस्कस हुए हैं और खुल के डिस्कस हुए हैं, और बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि माहौल बहुत अच्छा है इस्लामाबाद का, मुलाकात यहाँ पर बहुत बड़ी ये आप समझें कि तारीख लिखी जाएगी अगर ये खबर आपके पास आती है सरकारी जराए से। मैं तो अपना एक आपको बस ऐसे ही बता रहा हूँ बात कि ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, आप इसको इस तरह से देखें ना कि ये 47 साल के बाद, 47 ईयर्स के बाद ये
मुलाकात आइस ब्रेक होगी, हुई है। अगर ये मुलाकात कंफर्म होती है सरकारी जराए से, तो 47 साल के बाद, यानी जो जेडी वेंस हैं वो 41 ईयर्स के हैं, वो उनकी उम्र है 41 साल, तो यानी ये उनकी पैदाइश से पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान को बराह रास्त गुफ्तगू हुई थी, तो उस वक्त हुई थी जब शाह ईरान थे। तो शाह ईरान की, और आपको पता है जब तख्ता उलट दिया गया था तो उस वक्त तो यरगमाली बना लिया गया था तेहरान के सफारत खाने में। तो ये जो है ये उसके बाद से पहला मौका होगा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त गुफ्तगू हुई। अच्छा, दोनों तरफ से पहले ये तासुर था कि शायद जो ईरान का वफ्द है वो बहुत बड़ा वफ्द है और बड़ा हैवी वेट वफ्द है। उनके वफ्द में कोई उनके पुराने जो ओल्ड गार्ड्स हैं वो भी हैं, उनके स्पीकर भी हैं। अच्छा, ईरान में आपको पता है वहां पे जो सियासत है उसमें पैराट्रूपर्स नहीं होते। ये नहीं होता कि ऊपर से छलांग मार के सीधा कोई स्पीकर बन गया, कोई ऐसे। वो बड़ी एक पुरानी हिस्ट्री होती है, उसके बाद वो ऊपर जाते जाते हैं, जंगें लड़ी हुई हैं, किसी ने ईरान इराक जंग लड़ी हुई है कोई इनकलाब के दौर से। तो वो उनके ओल्ड गार्ड्स और नए सारे, बहुत बड़ा उनका वफ्द था। अच्छा, यहां पर मैं ये बात सोच रहा था कि उनका वफ्द तो इतना बड़ा है और बड़ा टेक्निकल और बड़े हैवी वेट्स हैं, वो यहां से जो है, यहां से तो बड़े थोड़े से लोग आए हैं, यहां 3 लोग हैं टोटल। यानी एक तो जेडी वेंस है और एक जाहिर है कि इस मतलब वो जो पुराने जो ईरान की फाइल्स को देखते रहे हैं या जो मामलात को समझते हैं, मतलब जेरेड कुशनर हैं और साथ स्टीव विटकॉफ। ईरान तो अमेरिका की टीम तो बड़ी नहीं है, उनकी तो बहुत थोड़ी सी टीम है। इश्यू क्या डिस्कस होना है? इनरिच्ड यूरेनियम इश्यू डिस्कस होना है, अबनाए हुर्मुज़ इश्यू डिस्कस होना है, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स। तो उनकी तो टेक्निकल टीम तो नहीं है, यहां से टेक्निकल टीम आई हुई सारी। ईरान की तरफ से जो डेलीगेशन आया है वो तो उसमें टेक्निकल भी है, उसमें इतना खूबसूरत पॉइंट आपने रेज किया है। दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांटेड टू आस्क कि वहां पर वो अपने फाइनेंस जो उनके बैंक हैं उनको भी साथ लेकर आए हैं। मतलब यहाँ पर वो मुइशत की बातें भी सारी खुलकर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की आई एम श्योर आज की मीडिया टॉक आपने सुनी होगी जिसमें वो कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो हम यूज ही नहीं करते हैं, हम तो दूसरों के लिए बात कर रहे हैं। जो यूरेनियम इनरिचमेंट है, हम 99% हमारा मौक़िफ़ यही है कि उसको ये ख़त्म किया जाए। हमने नेवी तबाह कर दी, एयरफोर्स तबाह कर दी, हमने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, लेकिन किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल सकते हैं? क्योंकि ईरान तो खुद कह रहे हैं कि अभी जो माइंस बिछी हुई हैं उनको इतना स्पीडी मेरे भी बस में नहीं है कि मैं रिमूव कर सकूं उसको। नहीं, उसको देखें, पहली बात तो ये है कि 3 बातें तो वही जो कल मैंने कही थी उनको ज़हन में रख लें। पहली बात तो ये है कि अमेरिका ये जंग हार चुका है। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये जो बातचीत हो रही है, ये उस हारी हुई जंग के बाद क्या मंजरनामा होगा उसके ऊपर बात हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अदम एतमाद की बात भी चल रही है कि अदम एतमाद है और ये सारी बातें। लेकिन अमेरिका फटीक में जा चुका है, थक चुका है। वो जंगें अब मजीद जो हैं वो जंगों के काबिल नहीं है, ठीक है। वो सारी चीज़ें यानी रिजीम चेंज और ग्राउंड ट्रूप्स और ये सारे मामले, ये सारा हो गया। एक बात आप दरमियान में और मैं आपको बताऊं कि जो मैंने पहले बात की ना कि उनका डेलीगेशन छोटा था, उनका डेलीगेशन बड़ा है। वहां से भी लोग आए हुए हैं, अमेरिका से भी टीम्स पहुंची हुई हैं जो फाइनेंस को भी देखती हैं और टेक्निकल टीम्स भी मौजूद हैं इधर ही। मतलब ये सिर्फ 3 शख्सियात नहीं है, इनसे बढ़ के उनका डेलीगेशन मेरा ख्याल है बड़ा है। अब कोई सरकारी एलामी आएगा तो फिर उस पर बात उसको हम मजीद कर लेंगे, लेकिन उनकी भी अच्छी टीम्स हैं। तो एक तो बात ये हो गई कि डायरेक्ट टॉक्स हो रही हैं, खुल के टॉक्स हो रही हैं और कोई ना कोई अच्छा इसमें अच्छी खबरें आने की तवक्को है। सारे मामला तो हल नहीं होंगे लेकिन कोई ब्रेक थ्रू इसमें मुमकिन है। दूसरी बात मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जो मशरिक़ वुस्ता ये सारे मुल्क हैं ना, अब देखें हमारे तो ये तो एक मैंने कल भी बात की थी कि टर्म ऑब्सोलीट हो गई है, लेकिन बहरहाल चलें अगर हम इसको मशरिक़ वुस्ता को या वेस्ट एशिया को किसी को भी यूज़ करें टर्म को। आज आपने एक बात नोट की कि जो पाकिस्तान का एक जो पाकिस्तान के तैयारे हैं, पाकिस्तान की जो फ़ौज है और पाकिस्तान के जो खुसूसी फाइटर प्लेन्स हैं, वो पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट हुआ वो सऊदी अरेबिया के साथ, वो सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं आज। आपने ये खबर सुनी होगी कि सऊदी अरेबिया वो पाकिस्तान का एक जो एक पाकिस्तान के जो तैयारे हैं वो सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं जी। अब ये इसमें आप देखें कितनी इंटरेस्टिंग मैसेजिंग है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है और उसके तहत वहां जब जहाज पहुंचे हैं तो किसी को इतराज नहीं है, ईरान समेत।
किसी को एतराज किस बात पे है कि वहां पर अमेरिकन अड्डे मौजूद थे। पाकिस्तान का अगर डिफेंस पैक्ट किसी के साथ होता है, किसी मुल्क के साथ, और वो मुल्क पाकिस्तान के साथ कोई भी मुल्क है, इशू उनका है ही नहीं पाकिस्तान का और सऊदी अरब। इशू ये है कि वहां पर जो अमेरिकन अड्डे बने हुए थे वो उन मुल्कों की रजामंदी के बगैर अमेरिका इस्तेमाल कर रहा था ईरान के खिलाफ, या अमेरिका किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। जी। अब आप देखें ना, ये मैसेज कितना अच्छा। अगर ईरान को भी कोई इतराज नहीं है इस पे, है। किसी को कोई इतराज नहीं है कि एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ डिफेंस पैक्ट होता है, मुसलमान मुल्कों का, या जैसे भी चाइना का पाकिस्तान के साथ है, रशिया का किसी, लेकिन वो उस मुल्क को पता ही ना हो और उसके मुल्क के अड्डे इस्तेमाल हो रहे हो। तो ये एक बड़ा खूबसूरत आज एक और मैसेज जो गया है वो ये गया है, और ईरान को कोई इतराज नहीं है। तो पाकिस्तान का उनके साथ डिफेंस पैक्ट है, सऊदी अरेबिया के साथ, बल्कि हो सकता है फ्यूचर में ईरान भी इस डिफेंस पैक्ट का हिस्सा बन जाए। अच्छा, एक तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात मैंने आपसे कही कि एक तो ये पॉजिटिव मुज़ाकरात जा रहे हैं और वन ऑन वन बातचीत हुई है। गालिबन सरकारी तौर पे एलामी आएगा तो फिर इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, लेकिन मेरा कुछ गुमान है कि बराह रास्त गुफ्तगू भी हुई है। दूसरी बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बराह रास्त की गुफ्तगू जो आप फरमा रहे हैं हमें 100% यकीन है, और इस्लामाबाद के जराए भी यही बता रहे हैं कि जो है 1-to-1 गुफ्तगू जो है वो शुरू हो चुकी है। आपके आने से कबल फिजा जो मुझसे पूछ रही थी वो बात कर रही थी डॉक्टर साहब, फिजा बात कर रही थी डॉक्टर साहब, मैं कंप्लीट कर रहा था उस वक्त बात, मार्को रूबियो की बात हो रही थी और साथ जेडी वैंस की बात हो रही थी। हम आपके आने से पहले कंपैरिजन कर रहे थे, तो नाजरीन के लिए उस बात को भी हम आपसे कंपाइल करवाना चाहते हैं कि जो इमेज मार्को रूबियो का है वो स्ट्रॉन्ग लाइन ले रहा है। अमेरिका इस्लामाबाद में अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो अमेरिका में भी इस वक्त खिचड़ी पक रही है, यानी दो ग्रुप आमने सामने आ गए हैं। एक मार्को रूबियो जो हार्ड लाइनर है, जो सुलह मेरी इत्तलात के मुताबिक इतनी ख्वाहिशमंद नहीं है, जबकि जेडी वैंस, जेम्स डेविड वैंस जो है ये सॉफ्ट आदमी है और ये सुलह के बहुत करीब पहुंच चुका है। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अगर ये मुज़ाकरात जेडी वैंस कामयाब कर लेते हैं तो फिर अमेरिका में ये जो दो अफराद की या दो पार्टियों की या चौमुखी जो लड़ाई है उसको अमेरिका की में जो अंदर सियासत चल रही है उस पर भी मेरे नाज़रीन को कुछ बताएं डॉक्टर शाहिद साहब। अच्छा, मैं शहजाद बट साहब थोड़ा सा इस पर इख्तलाफ करूंगा। इसमें जो इशू चल रहा है ना कि कौन से लोग जंग चाहते थे, कौन से लोग जंग नहीं चाहते थे, इसमें दो शख्सियात जो हैं उनको एक साथ पीस मेकर्स के तौर पे अमेरिका में प्रमोट किया जा रहा है। एक जेडी वैंस है और एक मार्को रूबियो भी हैं। मार्को रूबियो को भी पीस, आपने इस तमाम अरसे में आपने कहीं देखा कि मार्को रूबियो ने कोई ईरान के वाले से बात की हो? इसमें जो कुर्बानी का बकरा है वो बनेगा पेट हेग्जित, वो जो सेक्रेटरी वॉर है, वो जो हर रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, वो जो टैटू लगा के घूमता है और वो चेयरमैन ज्वाइंट खड़ा हुआ था, और वो रोज वो जो है एक वो फॉल कुर्बानी का बकरा वो बनेगा। ये आपने इतने दिनों में कभी सुना कि मार्को रूबियो ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो ईरान के ऊपर? नहीं। इसी तरह जेडी वैंस ने की हो? नहीं। अच्छा, अब वहां पर जो अंदर यानी ये चल रही है ना, आप समझें कि ये अभी तो ये इस तरह से है कि ये फॉल गाय कुर्बानी का बकरा बनाएंगे उसको पैती एग्जिट को, कि जी उसके नीचे जनरल्स हटा दिए गए और पेंटागन में लोग रिजाइन कर गए और आखिरी मिनट पे इतने जनरल्स को चेंज कर दिया गया। और ये देखें दोनों पीस चाहते थे, जेडी वैंस भी चाहते थे। अब ये किसको पता है जेडी वैंस भी चाहते थे? ये उनका मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है ना। अच्छा, उनका मीडिया भी दोनों शख्सियात को रिपोर्ट कर रहा है कि ये बड़े पुरअमन लोग थे और इन्होंने इख्तलाफ भी किया और इन्होंने कहा ना करें। अच्छा, इख्तलाफ भी किया लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को ये भी नहीं कहा कि ये रुके, मतलब अंदर ही अपने आप से इख्तलाफ करते रहे दोनों। अच्छा जी, चलें जी, ट्रंप साहब से बात करने की हिम्मत नहीं हुई दोनों की, वरना दोनों फायर हो जाते। अब ये आगे जो सियासत होनी है वहां पे, पहले तो ये मेरा ख्याल है ये पैती एग्जिट को ये कुर्बानी का बकरा बनाएंगे दोनों। ये एक लॉबी जो है ना कि पीस होना चाहिए और ये होना चाहिए उसको, उसके बाद इन दोनों का टकरा आपस में पड़ेगा कि ये दोनों अमन के लिए हैं आगे, यानी अमन के ख्वाह हैं दोनों। और जेडी वैंस आगे क्या अभी तो ये देखना है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप इंटरेस्टेड हैं थर्ड टर्म में या वो 2 टर्म्स के बाद ही, क्योंकि उनके जहन में ये भी ख्याल आता है कि मैं अमेरिका के आइन को तब्दील कर लूँ, और अमेरिका के आइन में ये कि 2 से ज़्यादा दफ़ा कोई शख्स सदर नहीं बन सकता।
अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अभी जून में तकरीबन 1 महीना ही रह गया, महीना 1.5 महीना, तो प्रेसिडेंट ट्रंप 80 साल के हो जाएंगे, 80। हम उनको सालगिरह की पेशगी मुबारकबाद देते हैं, जून में वो 80 साल के हो जाएंगे। और वो जो हैं वो ये चाहते हैं, उनके अंदर एक दबी दबी थी ख्वाहिश है कि मैं कोई ऐसा आइन में कोई तब्दीली ऐसी करवा लूं। अच्छा, वो तब्दीली करवाना बड़ा मुश्किल काम है, 2/3 चाहिए उन्हें, वही पाकिस्तान वाला सिलसिला ही है, दोनों ईवानों में 2/3 इधर उधर। तो वो कहते हैं कि कोई ऐसा तरीका निकले कि उसमें मैं एक अमेंडमेंट करवा लूं कि तीसरी दफा भी मैं सदर बन जाऊं, 3rd टर्म। अच्छा, उनसे सवाल भी हुआ कि क्या आप चाहते हैं कि जी, अच्छा सवाल उन्होंने खुद करवाया। आपको पता है उनके आसपास सारे ऐसे लोग हैं वो खुद ही सवाल करते हैं, कोई बदतमीज आदमी सवाल करे उनसे तो उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं वो। तो उनसे उन्होंने खुद ही सवाल करवाया कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप साहब, आप तो बड़े नौजवान हैं और आपके अगला इलेक्शन लड़ेंगे। तो प्रेसिडेंट बड़े खुश हुए उस पर। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप देखूंगा, मैं उस वक्त हालात देखूंगा। अच्छा, उसके ऊपर वो जाहिर है कि अगर आप तारीख देखें अमेरिका की, तो अमूमन नायब सदर ही आगे सदर बनता है। मतलब जॉनसन ही सदर बने थे कैनेडी के बाद, या निक्सन ही बने थे। अमूमन नायब सदर ही जो है ना, देखें ना, बाइडेन ओबामा के बाद बन गए, अमूमन नायब सदर ही बन जाता है। तो वो यानी एक लाजमी नहीं होता, लेकिन एक बहरहाल एक तरीका ऐसा होता है। कोई तो जेडी वेंस अभी 41 साल के हैं, तो जेडी वेंस ने कहा होगा कि अच्छा यार, हो सकता है मैं सबसे आगे सदर बन जाऊं, ये 2 दफा तो सदर बन चुके हैं बाबा जी। लेकिन ये है कि वो उसके बाद ही हुआ कि वो जो है वो पता चला कि बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि नहीं, मैं अभी सोचूंगा, हो सकता है मैं। अच्छा, अब ये बात, इसका मतलब है प्रेसिडेंट ट्रंप उस वक्त होंगे, अभी 1 साल हुआ है ना इनको आए हुए, जी तो जी। अगर यानी ये कुछ 83 साल के होंगे उस वक्त, 83 ईयर्स के होंगे जब ये आगे ये सोच रहे हैं कि मैं मजीद 4 साल के लिए बनूं। यानी अभी उनका मतलब ये वो तय नहीं अगर है वो कि वही बात है कि किसको अगर उन्होंने अमेंडमेंट भी करनी है तो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेजोरिटी कैसे मिले, उसके लिए भी मुझे लगता है कि फिर पाकिस्तान ने कोई उनकी मदद करनी है। जिस तरीके से मामला चल रही है, कोई इसके लिए भी टेबल टॉक। हम आपको वापस ज्वाइन करते हैं, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद पीस टॉक जो हो रही है, ये 2 ममालिक की पीस टॉक नहीं है, ये पूरी दुनिया के पीस के लिए आज यहाँ पर निगोशिएशन होगी। और जिस तरीके से ईरान और अमेरिकन वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है, और इससे पहले डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हो सकता है अभी सरकारी ज़राए से खबरें आ भी जाएँ कि 47 साल के बाद बाकायदा तौर पर ये दोनों ममालिक बैठे हैं आमने सामने, हैंडशेक तक बात हुई है। और अभी व्हाइट हाउस से जो ट्वीट आ रहा है कि ट्रस्ट इन ट्रंप, और इसाक डार का मैं ट्वीट देख रही थी, वो कहते अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो मतलब कि अभी तक ओवरऑल जो एक फिजा बनी हुई है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी वाली बनी हुई है। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, कल जो एक बात आप कर रहे थे ना, वो ये बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप खुद ईरान के साथ बैठ गया है, अपने निगोशिएशन टीम भी यहाँ पर भेज दी है, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं, सऊदी अरब से नहीं पूछा, दुबई से भी नहीं पूछा, उन लोगों से पूछा भी नहीं कि तुम्हारे कोई स्टेक, कोई बात, कोई गुफ्तगू, कोई मशवरा किया हो, कुछ भी नहीं है। और अभी आज जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात आ रही है, तो वो कह रहे हैं मैं तो वहाँ से गुजरता भी नहीं हूँ, मुझे तो चाहिए भी नहीं है, ये तो बाकी दूसरे ममालिक के लिए मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। ईरान कह रहा है कि हवाई अड्डे वहाँ से ख़त्म किए जाएँ। इस पर तो बाकायदा दुबई को, सऊदी अरब को, या जहाँ जहाँ ओमान में हवाई अड्डे हैं, कुवैत में, उनको बैठना चाहिए कि वो हवाई अड्डे ख़त्म करेंगे या नहीं करेंगे। वो भी तो फिर इस पीस टॉक का हिस्सा होने चाहिए थे। देखिए, सऊदी अरेबिया तो ऑन बोर्ड है मुकम्मल तौर पे, और सऊदी अरेबिया इस तरह से ऑन बोर्ड है कि 2023 में सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान चाइना ने एक मुफाहमत करवाई थी, और वो मुफाहमत जो है वो बीजिंग मुसलसल कायम रही। और वो उसमें फिर आप अगर ये देखें कि सिर्फ गुजरा जो 1 महीना है जब से ईरान पे अटैक किया इसराइल ने और अमेरिका ने, तो उसके बाद से एक दोनों के दरमियान, ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक फासला पैदा हो गया था। लेकिन वो फासला भी 2 या 3 दिन पहले ख़त्म हो गया जब सऊदी अरेबिया और ईरान के जो वज़राए ख़ारजा हैं उन्होंने आपस में बराह रास्त बात कर ली। तो सऊदी अरेबिया मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, तुर्किया, ये सारे मुल्क ऑन बोर्ड हैं। पाकिस्तान आइसोलेशन में कुछ नहीं कर रहा। पाकिस्तान इन सारे मुल्कों के साथ पाकिस्तान ने खुद भी मुशावरत की है, और ये मुल्क भी जो है अपनी अपनी इनपुट पाकिस्तान को देके, और फिर सवाए एक आध खलीजी रियासत के जिसका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा,
वो खलीजी रियासत जो है वो तो बिल्कुल ही चली गई है, नेतन्याहू के जाके पैरों में बैठ गई है। एक या दो खलीजी रियासतें, और कर दिए वो हमने तो उनके भी आप पैसे समझें कि वापस। एक तरह से मुसाद के अड्डे बन गए। हम्म। और वो पाकिस्तान के साथ पिछले दिनों, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आप भी से भी गुजारिश है कि आप नाम ना लें, जी जी लेकिन जी। यकीनन आपको याद होगा कि वो पाकिस्तान के जो ज़खायर थे, उन्होंने कहा कि हमें फौरी तौर पे चाहिए वापस, और बड़ी खप डली। और उससे पहले अगर आप चली जाएं, आज से 2-3 महीने पहले आप चले जाएं, तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है वो मिलके यमन के अंदर जो सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल है उसको जूते मार मार के निकाल रहा था वहां से, आपको याद होगा। और इसी तरह जी से जी। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो है वो सोमालिया तक पहुंच गए थे एक साथ, और सोमालीलैंड को वहां से हटा रहे थे। और इसी तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और चाइना और तुर्किया, ये जो पूरा ब्लॉक है, ये इवन लिबिया में भी आपको याद हो कि लिबिया के भी कभी डेलीगेशन ही आया था। तो पाकिस्तान जो है वो अब अफ्रीका तक, ये अपने जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं इनके साथ पाकिस्तान अफ्रीका तक पहुंचा हुआ है। यानी लिबिया, सूडान, और उसके बाद ये चाड, और ये सारे मामला जो हैं पाकिस्तान वहां तक है, सोमालिया। जी तो ये पाकिस्तान आइसोलेशन में नहीं कर रहा। इशू क्या हुआ, ये चार मुल्क हमारे जो अभी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, इनके साथ, चारों के साथ इशू क्या हुआ। एक तो तुर्किया के साथ, पहले मैं आपको बताऊं, जो मैंने कल भी बात की थी, तुर्किया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन तुर्किया के कुछ इश्यूज हैं जिनकी वजह से तुर्किया बहुत ज्यादा चाइना के करीब नहीं है। अच्छा, Right. चाइना के करीब उसकी वजह यह है कि तुर्किया नेटो का हिस्सा है, और जब नेटो के हिस्से आप हैं तो आप कुछ सेंसिटिविटीज जो होती हैं डिफेंस की, वो आप शेयर नहीं कर सकते चाइना के साथ, ठीक है। जिसकी वजह से तुर्किया हमारा बड़ा जबरदस्त स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन चाइना के साथ भी अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो तुर्किया को चाइना के बहुत करीब नहीं लाती। कुछ हैं जो ले आती हैं, कुछ हैं जो नहीं लाती। अच्छा, सऊदी अरेबिया जो है हमारा तो जबरदस्त किस्म का दोस्त भाई, हमारा सब कुछ, लेकिन सऊदी अरेबिया चूंकि इस ईरान वाले मसले पे सऊदी अरेबिया एक तरफ जीसीसी की तरफ, मतलब जीसीसी के मुल्कों में सऊदी अरेबिया का शुमार होता है, तो पाकिस्तान का ये फिर काम था कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान अगर कोई, और चाइना भी जाहिर है कि ये दोस्ती करवा चुका है सऊदी अरेबिया की और ईरान की, और पाकिस्तान ने भी कोशिश की, लेकिन सर और वो पीस कामयाब हो टॉक गया होने से कि पहले सऊदी आपने अरेबिया ये और खबर ईरान के ब्रेक की दरमियान थी कोई कि उनके गलतफहमी ना वजीर हो। खजाना आए हैं सऊदी अरब के, वो आगाज होने से पहले ही चले गए थे। तो मतलब दैट मीन्स के सऊदी अरब मुकम्मल लूप लाइन में था और अपना काम करके दे हैव टू लीव, और वो चले गए पीस टॉक शुरू होने से पहले ही। हाँ, वो चले गए, वो मौजूद हैं, उनके लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। और पाकिस्तान के आज वो मैंने आपसे बस कहा ना कि पाकिस्तान के जो फाइटर प्लेन्स हैं वो वहाँ पे रियाद पहुंचे हुए हैं, सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, और ईरान को कोई इतराज नहीं है। ईरान को इतराज था कि ये देखिए, सऊदी अरेबिया में अगर पाकिस्तान मौजूद है और उनके साथ एक, आप सोच सकते हैं कि सऊदी अरब को पता ना और पाकिस्तान किसी और मुल्क के ऊपर हमला कर दे वहां से, ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। दो मुल्क अगर आपस में मिलते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जाते हैं, तो इतना तो इतमाद होता है ना कि फिर वो एक साथ अपनी पॉलिसीज को बनाते हैं। अब सऊदी अरब में बैठ के और आप किसी और मुल्क के, सऊदी अरब को पता ही ना हो, तो अमेरिका ने तो एक अजीब तरीका बनाया हुआ था ना कि वहां पे अड्डा रखा हुआ है और वहां अड्डों से वो दूसरे मुल्कों पे हमला कर रहा है, उन मुल्कों को पता ही नहीं है। तो एनीवे, अब तो सऊदी अरेबिया चूंकि इसमें ये था कि जीसीसी के मुल्कों में तो लीड सऊदी अरब कर रहा है, सबसे बड़ा मुल्क अगर कोई जीसीसी का है तो सऊदी अरब है। लेकिन इस मामले पे चूंकि वो एक पुराना तनाज़ा चल रहा था ये आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से, और ये आबनाए हुर्मुज़ का तनाज़ा चल कब से रहा था, ये चल रहा था उस वक्त से। वैसे तो ये तारीखी है, जो मैंने कल भी बात की थी कि इसको खलीज अरब और खलीज फारस के ऊपर झगड़ा चलता रहता है इनका आपस में, लेकिन जो ताज़ा तरीन झगड़ा हुआ था वो हुआ था इनकलाब ईरान के बाद। और इनकलाब ईरान के बाद आपको पता है यहाँ पर जो है, उससे पहले तो शाह ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों ही अमेरिकन कैंप में थे। सऊदी अरेबिया भी अमेरिकन कैंप में था और जो ईरान है वो भी अमेरिकन कैंप में था। लेकिन जब यह इनकलाब आ गया तो उसके बाद ये हुआ कि 79 में इनकलाब आया है, तो 79 में इनकलाब आया है तो उसके एक साल के बाद एक मुल्क की जंग शुरू हो गई ईरान के साथ, और वो मुल्क था इराक, और वो जंग 8 साल चली। अच्छा, 8 साल जंग चली तो एक बात बड़ी कमाल की, अगर आबनाए हुर्मुज़ का आप नक्शा देखें तो आबनाए हुर्मुज़ में एक तो 6 तो ये जीसीसी के मुल्क आते हैं,
ठीक है ना, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ओमान। कुवैत, ओमान, यूएई, ये सारे मुल्क। लेकिन दो मुल्क ऐसे हैं जो कि आप मैं हुर्मुज में मौजूद हैं लेकिन जीसीसी का रुकन नहीं है। उसमें से एक तो ईरान हो गया, समझ में आती है बात, तो उस तरफ ईरान है, इस तरफ जीसीसी है। लेकिन इराक को भी मेंबरशिप नहीं दी इन मुल्कों ने। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इराक को, इसलिए इराक को वो ईरान के खिलाफ जंग में सपोर्ट करते रहे, लेकिन इराक को जीसीसी का मेंबर नहीं बनाया सद्दाम हुसैन। अच्छा, वजह क्या थी कि सद्दाम हुसैन थे वहां, और सद्दाम हुसैन को इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि आपके यहाँ चूंकि बाथ पार्टी है, और बाथ पार्टी जो है आपकी, तो वो तो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट नजरियात रखती है, तो हमारे यहाँ सिस्टम अलग है, तो हम वो आप वाला सिस्टम जो है हम हैं आपके साथ, लेकिन जीसीसी में आपको ला नहीं सकते। अच्छा, वजह उसकी ये बयान होती है कि वो सद्दाम हुसैन जरा भारी भरकम शख्सियत थे, तो ये कई खलीजी रियासतों को खतरा था कि वो जीसीसी का मेंबर बन गए तो वही वो सद्दाम हुसैन ही सद्दाम हुसैन होगा, बाकी उनको तो कोई पूछेगा नहीं। तो इन्होंने सद्दाम हुसैन को, अच्छा जीसीसी का फिर एक चार्टर है, वो चार्टर ये कि एक मुल्क पे हमला दूसरे पे हमला तस्वुर होगा, लेकिन वो भी फारिग हो गया वो चार्टर उनका, क्योंकि एक मुल्क में हमला हो रहा है, दूसरा मुल्क तो कुछ नहीं कर रहा। एनीवे, फिर ये हुआ अब कि तो सिर्फ उनका वीजा ही बाकी रह गया है कि एक जीसीसी कंट्री का वीजा है तो बाकी सब में एंट्री मिल सकती है। उसके बाद ये हुआ कि परमानेंटली उन्होंने मेंबरशिप बंद कर दी, क्योंकि कोई जीसीसी का मेंबर है और सद्दाम हुसैन जो है वो जीसीसी बाहर थे। फिर उन्होंने हमेशा के लिए कह दिया कि आपकी मेंबरशिप नहीं हो सकती। उसके बाद क्या हुआ, यानी आप देखें, ये इनकलाब आ गया 79 में, 80s में 8 साल की जंग हुई, फिर 91 में पहली खलीजी जंग हुई, फर्स्ट गल्फ वॉर। 91 फर्स्ट गल्फ वॉर में, फर्स्ट गल्फ वॉर से पहले यहां अमेरिकी अड्डे नहीं थे। ओके। यहां पे कोई सेंटकॉम नहीं था, कोई अमेरिकी अड्डा नहीं था, कुछ नहीं था। तो पहली दफा जब पहली खलीजी जंग हुई, जो कि डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से हम याद रखते हैं, तो उस खलीजी जंग में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे अटैक किया और यहाँ उसके तेल के कुओं को आग लगा दी, और यहाँ पर जो है वो अमेरिका बहादुर आ गए कि हम बचाएंगे आके तुम्हें सद्दाम हुसैन से। अच्छा, सद्दाम हुसैन आखिर तक ये फड्डा पड़ा रहा। सद्दाम हुसैन को भी अमेरिका ने शायद आंख मारी थी कि तुम अटैक करो, वो सद्दाम हुसैन आखिर तक कहता रहा कि मुझे तो अमेरिका ने कहा था कि कुवैत पे अटैक करना है, और बाद में अमेरिका ने आके अमेरिका उसके गले पड़ गया। ये भी एक बड़ी मिस्ट्री है कि सद्दाम हुसैन को किसने कहा था कि तुम अटैक करो कुवैत पे, क्योंकि सद्दाम हुसैन तो अरब मुल्कों के साथ था ईरान के अगेंस्ट। हाउ इंटरेस्टिंग। अब उसके बाद ये हुआ कि जब ये आ गए सारे यहाँ पे सद्दाम हुसैन को कुवैत को बचाने के लिए सद्दाम हुसैन से, उसके बाद इन्होंने पड़ाव डाल दिया। उसके बाद बहरीन में ये 5वां बेड़ा बन गया। उसके बाद जो है वो कुवैत के अंदर वो आर्मी का, यानी 3 है ना, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, आपका नेवी। तो नेवी का अड्डा 5वां जो बेड़ा है वो बन गया बहरीन में, जो आर्मी है वो आ गई कुवैत में, और जो एयरफोर्स है वो है अल उदैद को कतर में। यानी 3 मुल्कों में जो अमेरिकन आर्मी के जो 3, किसी भी फौज के जो 3 मेन होते हैं, तो एक जगह पर उनकी बहरी है बहरीन में, एक जगह पे जो है उनकी कुवैत में उनकी आर्मी है, और जो कतर है वहां पे उनकी एयरबेस है। राइट। तो ये फिर उसके बाद फिर ये 90s में ही ये सेंटकॉम बन गया, जो आज हम सुनते हैं ना सेंटकॉम, ये 90s में बना। और उस वक्त जब सऊदी अरेबिया में और ये सारे मुल्कों में जब ये अमेरिकी फौज आ रही थी, तो एक शख्स ने वहां पे बगावत कर दी कि ये अमेरिकी अड्डा कैसे आ रहा है। वो बहुत बड़ा वहां पे अमीर कबीर आदमी था, और बहुत बड़ी उसकी खानदान की एक प्रॉपर्टीज थी, और वो वहां पे बहुत अमीर शख्स था। उसने बगावत कर दी, उसने कहा कि ये अमेरिकी यहाँ पे आ नहीं सकते, और उसको तारीख याद रखती है उसामा बिन लादेन के नाम। बिन लादेन, यस। उसामा बिन लादेन का जो यानी बिन लादेन ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, और उसका इख्तलाफ इसी बात पे शुरू हुआ था कि ये अमेरिकी फौज क्यों आई है और इसको कैसे आने दिया गया है। बहरहाल रेस्ट इज द हिस्ट्री। अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि 90s में ये सेंटकॉम बन गया। 90s में सेंटकॉम बना, उसके बाद जो अमेरिका का एक तरीकाकार, ओल्ड प्लेबुक सीआईए की रही है हमेशा कि मसाले को लड़वा दो, ये कौमियतों को लड़वा दो, इधर उससे लड़वा दो, इससे उधर इसका झगड़ा करवा दो, कभी वो शिया सुन्नी करवा दो, कभी सुन्नी करवा दो, कभी बगावत करवा दो, कभी मतलब कुछ ना कुछ ये जैसे होता है कलर रेवोल्यूशन करवा दो वहाँ, मतलब ये सारे वो जो है उनका काम यही था। अब मसला ये हुआ कि चाइना ने आके ईरान और सऊदी अरेबिया की दोस्ती करवा दी, क्योंकि चाइना की जो प्लेबुक है वो है कि जी आपने
बेल्ट एंड रोड के तहत आपने मईशत की तरफ जाना है। यानी चाइना हर मुल्क में मौजूद है, आप देखें ना, चाइना हर मुल्क में मौजूद है, लेकिन चाइना की फॉरेन बेसिस तो नहीं है जबूती या एक आध मुल्क को छोड़ के। चाइना के तो ब्रिजेस हैं, बंदरगाहें हैं, गवादर है, चाबहार है, और जगहों पे चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। इनके फौजी अड्डे साथ साथ बनते जा रहे हैं कि जो चाइना की इन्वेस्टमेंट हो उसको तबाह कैसे करना है, वहां पर किसको पैसा देना है, क्या करना है, वहां एक एक अड्डा बनाते जा रहे हैं। अच्छा, अब मसला ये हुआ कि ईरान की और सऊदी अरेबिया की दोस्ती हो गई। उसका एक बहुत बड़ा मुजाहरा पिछले 3-4 सालों में आप देखें तो मशरिक वुस्ता में कितना टर्मोइल रहा है। सीरिया में, तुर्किया के अंदर, सीरिया में, इधर उधर सारा। लेकिन आप ये देखें कि कहीं पर मसाले की जंग नहीं हुई आपस में, कहीं शिया सुन्नी नहीं हुआ किसी किस्म का। आप ये देखें कि कभी वो दुरूस के साथ मसला खड़ा हुआ, वो आपस में तय कर लिया मुल्कों ने, कभी वो पीकेके का मसला खड़ा हुआ कुर्दों को, वो उधर से तुर्किया और सऊदी सारे मुल्क इकट्ठे हो गए। इन्होंने किसी किस्म की जो साजिश थी आपस में मुसलमानों को लड़वाने की, वो तो सारी हो गई नाकाम। आखिरी जो कार्रवाई थी वो ये थी कि जिसमें इन्होंने उनको कुर्दों को कहा कि हम तुमको असला दे रहे हैं ईरान के अंदर और तुम इस्तेमाल करो असला और अलग हो जाओ। और ये आखिरी अटेम्प्ट्स थी। डिक्लाइनिंग जो होती है ना, गिरती हुई सल्तनत, ये पिछला जो 1-1.5 महीना है ना, वो आप समझें कि जो 4-5 सालों में या 10 सालों में काम होना था वो 1 महीने में हो गया। और वो ये था कि अमरीकी सल्तनत का जवाल, मुकम्मल जवाल। अब वो ये कह रहे हैं कि जी हम लड़ेंगे। और भाई आपको पता है ईरान में ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर है ना, जब गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं तो इसका एक फौज के अंदर हमेशा एक प्रोपोर्शन होता है। प्रोपोर्शन ये है कि आपको जो है वो 1000 पे 20, अब मुझे नहीं पता कि ये कहां से बना है, लेकिन वो 12 कहते हैं 1000 के ऊपर जो है 20, अगर 1000 की आबादी हो और वहां पे गुरिल्ला जंग आपने लड़नी हो तो 20 फौजी आपको चाहिए, फिर आप वो पॉपुलेशन में एंटर हो सकते हैं। अच्छा, ये फजूल सा फार्मूला है मगर एक है। इसके मुताबिक अगर आप ईरान में फौजी कार्रवाई करते हैं तो कम से कम 10 लाख अमरीकी फौजी चाहिए, 10 लाख एक अंदाजे के मुताबिक। और एक अंदाजे के मुताबिक 18 लाख अमरीकी फौजी चाहिए आपको ईरान में जमीनी ऑपरेशन करने के लिए। ओह, 18 लाख। यानी इराक में मैक्सिमम जो तादाद थी अमरीकी फौज की वो 2 लाख के करीब थी। और वो नेटो फोर्सेस की ईरान थी, अकेला अमेरिका नहीं था। कि वहां पर आपको कम से कम 18 लाख के करीब जमीनी फौज चाहिए, क्योंकि उनकी बसीज भी है, उनकी पासदारान भी है, उनके रेगुलर। और फिर अगर उनका रहबर फतवा दे दे, ये अभी तक प्रेसिडेंट ट्रम्प ये समझ नहीं पाए कि उनके जो रहबर हैं वो कोई सदर नहीं है या वो किसी मुल्क के वजीर आजम नहीं है, वो एक मजहबी शख्सियत भी हैं, वो रहबर हैं, ठीक है ना। वो फतवा दें। जब ये अमेरिका के डायलॉग जब भी हुए ना, ये अमेरिका के या वेस्टर्न कंट्रीज के ईरान के साथ, तो वो कहते थे कि खुदा का वास्ता सारी बातें हम आपकी मान लेते हैं, एक फतवा वापस ले लें। वो सलमान रुश्दी के खिलाफ जो फतवा आयतुल्लाह खुमैनी दे गए थे, उन्होंने कहा जी वो फतवा वापस नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, आप उसकी फरमा मजहबी रहे हैं हैसियत फतवा है। वापस आयतुल्लाह नहीं खुमैनी हो फतवा सकता, दे ये गए। बात यहाँ तक अगर ठीक है, रहबर लेकिन इनके जो फतवा खबर दे आपने दें ब्रेक तो की ईरान थी का कि असना कमरा ऐसी सज सारे गया जितने है, पूरी दुनिया में टेबल मौजूद हैं सज वो गई सारे है, पाबंद होंगे कि वो मेहमान बाहर निकले अमेरिका मजहबी और तौर ईरान से। के जी, बैठ गए आपस आमने सामने। नहीं, वो मेरा ख्याल है भट्ट साहब, ये मैं थोड़ी सी बात करूं, टेक्निकल टीम्स की गालिबन वो यानी बातचीत आगे जो मैंने पहले बात की थी ना भट्ट साहब, कि टेक्निकल टीम्स मौजूद हैं अमेरिका की भी। तो अगर गालिबन ये अब टेक्निकल मामलात भी आगे बढ़ रहे हैं, ये गालिबन इस तरह से कोई इंशाल्लाह आई होप सो। सर, जो दो मेन इंपॉर्टेंट माहौल है, इसका मतलब है मुस्बत बातचीत हो रही है, मुस्बत बातचीत हो रही है, होगी। लेकिन क्या इसका- अमेरिका अच्छा, जो है मैं भट्ट साहब क्या वो आपको इस एक जंग बात में, से सर भी एक ब्रेक बताऊं, पर जाना है, मैं जो वापस मैं आती जो हूँ। मेरा ब्रेक के पहला- बाद हम वापस आपका तज्जिया लेते हैं, एक ब्रेक के बाद, वरना बात कंप्लीट नहीं होगी। उसके बाद फ्यूचर ऑफ अमेरिका, हमने पाकिस्तान के फ्यूचर की बात कर ली है। क्या इस टेबल पर आज जब अमेरिका उठेगा तो क्या एज अ लूजर उठेगा, क्या उसका सुपर जो एक कंट्री है उसका स्टेटस उससे छिन चुका होगा? डिटेल इस पर तज्जिया लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी जो पीस टॉक चल रही है और इस्लामाबाद से अभी तक पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, और पाकिस्तान पहले तो एक स्पेक्टेटर के तौर पर इस पूरी वॉर को देख रहा था, बाकायदा तौर पर हम स्टेक होल्डर्स बन चुके हैं।
शहजाद हुसैन भट्ट साहब और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब मेरे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हुए हैं। जैसे भट्ट साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये सवाल छोड़कर गई थी कि अमेरिका जब इस टेबल से उठेगा तो जो उसका सुपर पावर का जो ताज है क्या वो उससे छिन चुका होगा? क्योंकि ईरान की जानिब से अभी स्टेटमेंट सामने आ रही है कि ईरान अपने मुफादात से पीछे हटकर कोई बात नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि निगोशिएशन की टेबल में अमेरिका को थोड़ा झुकना पड़ेगा। देखिए फिजा, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। बात यह है कि ईरान वो पहले वाला ईरान नहीं है जिस पर पाबंदियां लगी हुई थी, इतने साल बीत गए, जो अपना पेट्रोल है वो 4% पे ये सारी चीज, अब वो ईरान बारोब ईरान की सूरत पर सामने आया है। अब वो निगोशिएशन करने आया। अगर 15 पॉइंट उधर से आ रहे हैं, 10 पॉइंट उधर से आ रहे हैं, 5 पॉइंट पाकिस्तान के भी आ रहे हैं, ऑब्जर्वर चाइना और रशिया भी साथ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। यहाँ तक ये सारी बातें ठीक है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इस वक्त जो हालात इस वक्त है, डॉक्टर साहब आप बताएं कि क्या आप समझते हैं कि अमेरिका इस वक्त जंग से पीछे हट रहा है, या ये टैक्टिकल कोई पॉज है, या ईरान को कोई मेज़ पर लाने के लिए कोई स्ट्रेटजिक कोई दबाव डाला जा सकता है? असल कहानी को अंदर की बताएं, अमेरिका चाह क्या रहा है डॉक्टर साहब? अमेरिका कह रहा है कि मैं हार चुका हूँ, शिकस्त खा चुका हूँ, लेकिन मुझे फेस सेविंग चाहिए, मैं ऐलान नहीं करना चाहता। और बाकी ये है कि जो अभी फिजा भी बात कर रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि मुझे कुछ दिलचस्पी नहीं है ख़ास आपने हुर्मुज़ से, तो जिनको दिलचस्पी है वो अपना काम खुद संभालें आके। देखें, प्रेसिडेंट ट्रम्प को जो है ना वो यहाँ पर किससे प्रॉब्लम है? प्रेसिडेंट ट्रम्प को या अमेरिका को किससे प्रॉब्लम है? हिजबुल्लाह से प्रॉब्लम है? नहीं, हिजबुल्लाह से तो इसराइल को प्रॉब्लम है, अमेरिका को तो प्रॉब्लम नहीं है। और अमेरिका तो मुज़ाकरात हिजबुल्लाह से करता रहा है। 2022 में मैं खुद मेरी मौजूदगी में वहाँ बैरूत में अमेरिकन थे, वो कोई उनके एमॉस हिस्टन थे, तो वो हिजबुल्लाह चूँकि काबीना का हिस्सा ये ध्यान में रखें कि वो सियासी पार्टी है, वो उनकी हुकूमत में पार्लियामेंट में सीटें लेती है। हिजबुल्लाह जो है बाकायदा उनके पोलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह के वजीर थे, उनके एमपीएस वगैरह से वो अमेरिकन मिल रहे थे। बैरूत में बहुत ज़बरदस्त अमेरिकन यूनिवर्सिटी है बैरूत में। तो प्रॉब्लम किसको है हिजबुल्लाह से? प्रॉब्लम तो इसराइल को है। इसी तरह हमास को अमेरिका से क्या प्रॉब्लम है? हमास का मसला तो फ़लस्तीन है। तो हमास के साथ तो डायरेक्ट टॉक्स किए हैं इन्होंने, स्टीव विटकॉफ ने और जैरेड कुशनर ने, और फिर उनकी मर्जी से ये सारा बोर्ड ऑफ पीस और आगे जो भी मामला था जो खटाई में पड़ गया। तो इन मुल्क अमेरिका को अपना मफाद देखना है। अमेरिका वो जो आज बात की है ना उनके किसी शख्सियत ने कि जी आप इसराइल फर्स्ट ना करें और अमेरिका फर्स्ट करें, तो अमेरिका को क्या मसला है इनके साथ? अमेरिका का इशू थोड़ी है हिजबुल्लाह, अमेरिका का इशू थोड़ी है जो हमास है, ये तो इसराइल के इशू है। अमेरिका ने अपना मफाद देखना है। अब अमेरिका जो है अगर फर्ज करें, अब देखें प्रॉब्लम क्या वहाँ पे खलीजी रियासतों में क्या नया रौला पड़ा हुआ है। मैंने पहले भी बात की थी, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरे यूरोप को खुटे लाइन लगा के और डायरेक्ट बात कर ली पुतिन से जी। तो अब क्या चक्कर है कि फड्डा पड़ा हुआ है, पेचा पड़ा हुआ है ईरान से, और हमें सबको खुटे लाइन लगा के ईरान से पूरा मामला तय कर रहे हैं ये आबनाए हुर्मुज़ का। कुछ मुल्क तो आ गए ऑन बोर्ड, कुछ मुल्कों को पता ही नहीं है। अच्छा, अब एक और बात हो रही है कि यार अच्छा अगर ईरान के साथ मामला तय हो जाएं, वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं उनकी भी यहाँ पे हमारे वजारत खजाना से मुलाकात उनकी भी हो गई, ईरान की भी। पहले तो सऊदी अरेबिया की हुई थी, ईरान की भी हो गई है। अच्छा एनीवे, तो आपने जो बात की ना कि पाकिस्तान मौजूद है, तो पाकिस्तान का भी तो ज़ाहिर स्टेक है इस पूरे खेल के अंदर। हाँ। इसमें जो इशू है वो ये है भट्ट साहब कि वो ये डर रहे हैं कि ईरान के साथ अगर डायरेक्ट मामला हो गया तो कुछ मुल्क जो ऑन बोर्ड हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया है, कतर है, ओमान है, तुर्किया है, ये सारे, एक आध रियासत जो है वो नहीं है विदाउट नेमिंग, उनको अमेरिका डिस्कस भी नहीं कर रहा। आप यकीन करें उनको वो है ही नहीं कहीं, वो टेबल पे उनको जिक्र खैर ही नहीं आ रहा उनका। वो इसराइल के साथ इतना नथी हो गए थे कि उनका यहाँ जिक्र ही कहीं नहीं आ रहा। और इस पूरे किस्से में मुझे ये इस बात का अंदेशा है कि आगे अभी नहीं लेकिन कोई साल, 2 साल, 2.5 साल बाद एक आध कोई छोटी मोटी खलीजी रियासत कोलैप्स ना कर जाए, यहाँ पे जो इसराइल की तरफ चली गई बहुत ज्यादा, वो कोलैप्स ना कर जाए।
कोलैप्स से मतलब ये कि वो सऊदी अरब का हिस्सा ना बन जाए या किसी और मुल्क का हिस्सा ना बन जाए, वो कोलैप्स ना कर जाए, क्योंकि वो खड़ी नहीं रह पाएगी अपने आप को, क्योंकि सऊदी अरेबिया, तुर्की, सारे मुल्क एक पेज में हैं पाकिस्तान के साथ, तो और चाइना भी है और रशिया भी, तो वो शायद कोलैप्स कर जाए, उनकी इकोनॉमी भी कोलैप्स कर रही है, वो बाकी भी कोलैप्स कर जाए, इस बात का अंदेशा है। दूसरा मुझे जो खदशा है वो ये है कि जो लेबनान की हुकूमत है वो अगर बहुत ज़्यादा ना उसने स्टैंड लिया अगेंस्ट इसराइल, तो वो वहाँ पर कहीं हिजबुल्लाह कू ना कर जाए इस वक्त, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो वहाँ पे, वहाँ तक तो बात ठीक थी कि हिजबुल्लाह काबीना का हिस्सा नहीं बनी थी, अमेरिका से कहने पे उनकी ज़ाहिर है कि क़यादत शहीद हो गई थी, वो प्रेशर में थे, वो उससे निकल चुके हैं अब। तो अब यह है कि सैयद हसन नसरुल्लाह और बाकी आपको पता है वहाँ पेजर अटैक्स हुए थे और सारा कुछ हुआ था। अब वो वहाँ पर ये डर है कि अगर वहाँ पर सीज फायर ये नहीं हो, फौरी तौर पर ना हुआ, तो वहां पर कू ना हो जाए, यानी हुकूमत गिर जाए लेबनान की। इस बात को रोका जा रहा है। डॉक्टर साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि ईरान लेबनान के बगैर सुलह सफाई नहीं करेगा? समझा रही है कि ये सब क्योंकि नेतन्याहू अगर काबू में नहीं आया तो हिजबुल्लाह। जी भट्ट साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि ईरान लेबनान के बगैर सुलह सफाई नहीं करेगा? नहीं, जो लेबनान, देखिए इशू ये है कि लेबनान जो है वहाँ पर जो हिजबुल्लाह है वो अहले तशी हैं, पहली बात तो ये है। दूसरा वो असना अशरी हैं, अनलाइक हमास सुन्नी है, ठीक है, और हमास जो है अखवानुल मुस्लिमून के साथ अपने आप को वाबस्ता करार देती है, इसलिए उससे अरब ममालिक नाराज़ होते हैं। हिजबुल्लाह से नाराज़गी की वजह ये होती है कि वो अहले तशी हैं, तो इसलिए बहरहाल ये एक इस बात को समझना ज़रूरी भी है। अच्छा, लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो ईरान से हटके भी अपनी जगह बहुत फाल है, यानी ईरान को अगर आप हटा देते हैं तो भी हिजबुल्लाह बहुत फाल है वहां पे। लेकिन फ़लस्तीनी कॉज में आप देखें ना, उनकी पूरी, जब ये गजा के मामला हुआ तो वो दरमियान में आ गए थे और उनकी क़यादत शहीद हो गई थी, सैयद हसन नसरुल्लाह और बाकी सारी जो क़यादत थी वहाँ पे, कितना जुल्म हुआ वहाँ पे लिबनान में। तो इसलिए ईरान इस मरहले पे ये बिल्कुल नहीं तासुर देना चाह रहा कि हम अपने इत्तेहाद, वो लोग जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस वो जो था, जो तूफान अक्सा उसका जो हिस्सा थे, चाहे वो हमारे साथ हुतीस खड़े हुए हैं, चाहे हमारे साथ हिजबुल्लाह खड़ी हुई है, चाहे हमास खड़ी हुई है, तो हम अपने मामलात अमेरिका के साथ तय कर लें और उन लोगों को अकेला छोड़ दें वहां पे इसराइल के ऊपर। तो इसलिए जहां ईरान अपने मामला तय कर रहा है वहां पर इस बात को, और ये बात जो लिबनान वाली है, ये इशू सिर्फ ईरान का नहीं है। आप शहबाज शरीफ साहब का वो जो ट्वीट था पहले दिन का, जो एक्स मैसेज था, उसमें उन्होंने लिबनान का जिक्र किया था बाकायदा, और ये मामला अमेरिकन के साथ तय हो गया था कि लिबनान का सीज़फायर उसका हिस्सा है। उससे अमेरिकन पीछे गए दोबारा, लेकिन अब दोबारा वापस आके वो कह रहे हैं कि जी नेतन्याहू को हम कह रहे हैं, ये बार्गेनिंग चिप्स हैं। असल बात ये है कि जब एक बड़े लेवल पे मामला तय हो जाते हैं तो उसमें ये छोटे छोटे होते हैं ना, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये वगैरह वगैरह हो गए हैं, मतलब है कि बड़े मामला अगर तय, आपने हुर्मुज़, पूरी दुनिया, पाकिस्तान, मरकज, सेंटर, चाइना, रशिया, यूरोप, सऊदी अरेबिया, तुर्किया, सारी दुनिया का केस पाकिस्तान लड़ रहा है। अब ये छोटे छोटे जो है ना, जो स्पॉयलर्स थे, ये वगैरह वगैरह हो गए हैं। मतलब ये इसमें कोई, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त तक की जो हालात हैं, और अल्लाह ताला खैरियत से मुज़ाकरात को कामयाब करे, दुनिया में अमन सुकून लाए, लेकिन जो स्पॉयलर्स थे ना, अब इनका नाम लेने की जरूरत भी नहीं, ये वगैरह वगैरह है। नेतन्याहू का मसला ये है कि नेतन्याहू को वहां के लोग मार देंगे, जैसे ज़ेलेंस्की है। ज़ेलेंस्की अगर जंग हार गया, देखिए ना, अपने इलाके भी छिन गए और पैसा भी खर्च हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद अगर, जो मैंने कल भी बात की थी कि जंग क्यों नहीं खत्म हो रही, ज़ेलेंस्की को लोग मार देंगे वहां पे कि तुमने इतने सारे लोग भी मरवा दिए, मुल्क भी आधा तुम्हारा पूरा जो है दोनबास के इलाके भी रशिया ले गया, आखिर में तुम कह रहे हो कि ना नेटो का मैं हिस्सा बन सकता हूं, ना मैं ईयू का हिस्सा बन सकता हूं, तो मार देंगे लोग। इसी तरह से नेतन्याहू तो मतलूब है उनको अपनी करप्शन केसेस में। अब पता चला कि वहां पे नेतन्याहू को अमेरिका कह रहा है कि यहां पर आप जो है वो, अब तो जाहिर है ईरान अपनी पावर के साथ आएगा और मुस्लिम मुल्क भी अपनी पावर के साथ आएंगे कि भाई हमास का मसला हल करो, फलस्तीन का हल करो, ये सारा। अब वो अमेरिका की जो ताकत थी वो एक्सपोज हो गई सबके सामने, इसराइल की ताकत भी एक्सपोज हो गई, थार्ड मिसाइल, एरो मिसाइल, फलाना, वो भूस निकाल दिया ईरान ने सबका।
तो वो तो अब तो वो तो कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई अंधा है, कोई काना है, वो तो माजूर है सारे। ये जो सुपर पावर के जितने वो डॉक्टर मोहरे थे वो तो साहब, माजूर आपको हो लगता चुके हैं है सारे। कि जो तो शराइत उनके पास तो रखी पावर ही गई कोई है, नहीं है। किसी तो ना उनके एक पास पर फौज है, डेडलॉक हो जमीनी सकता फौज है? है, ना टेक्नोलॉजी है, ना उनके जी पास कोई थर्ड मिसाइल है, ना कुछ। डॉक्टर साहब, किसी जी भी सॉरी। पॉइंट पर कोई डेडलॉक हो सकता है, आपको नजर आ रहा है? चाहे वो टोल फीस वाला मामला हो, चाहे वो हवाई अड्डे भेजने वाला हो, क्योंकि ईरान तो ऑलमोस्ट सारी बातें मानने को तैयार है ना, यूरेनियम की जो एनरिचमेंट है उस पे, कि वो एटॉमिक पावर की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन ज़्यादा मसला सिर्फ यही आएगा कि अमेरिका क्या निगोशिएशन टेबल पर कितनी बातें ईरान की मान सकता है, और ईरान जितनी इस टाइम एम्पावर्ड पोजीशन में है वो भी पीछे बैक ऑफ करने के लिए तैयार नहीं है। कहीं कोई डेडलॉक आपको नजर आ रहा है, किसी पॉइंट पर होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर एनरिच यूरेनियम के ऊपर ईरान, क्योंकि एक्सपर्ट्स बैठ गए हैं दोनों तरफ से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया तो वहां से कुछ लोग या तो ट्रैवल कर रहे हैं या वो जूम पे या बाकी जो भी उनका सिक्योर नेटवर्क है वो वाशिंगटन से और बाकी जगहों से भी एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का इशू है, आपको पता है कि ये एक मजहबी इसमें भी है मामला कि आयतुल्ला खामेनी ने एक फतवा दिया हुआ था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। अब जो नए उनके रहबर हैं उन्होंने भी गालिबन उसी फतवे को आगे कंटिन्यू किया है या तब्दीली आई है, वो अभी हमारे सामने नहीं है। लेकिन इतना हमें पता है कि एनरिच यूरेनियम की बात हो रही है। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें डेडलॉक होगा। उसमें तो पहले भी ईरान बात कर रहा था कि भाई उसको कितने डेडलॉक परसेंट उस पे तक नहीं, लाना है जो और कितने मिसाइल परसेंट। टेक्नोलॉजी जो है इशू वो है अपनी वो सारा मिसाइल ये हो सकता है टेक्नोलॉजी कि क्यों आपने छोड़ेंगे, हुर्मुज़ पे कंट्रोल, जिसकी वजह से उन्हें अच्छा जंग में आपने फतह हुर्मुज़ हुई के है? कंट्रोल के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है कि बाकी खलीजी मुल्क जो हैं या अरब ममालिक जो हैं और पाकिस्तान वो तय कर लें बैठ के कि भाई ये ऐसा है कि अब ये दो चार मुल्क आपस में वो अपना हुर्मुज़ का इशू तय कर लें, ईरान अकेला ना करे। तो ये भी हो सकता है, Right. क्योंकि ईरान Right. भी वैक्यूम में तो नहीं चलेगा ना। ईरान को भी तो हाँ। अपने दोस्त अहबाब सारे देखे ना, पाकिस्तान था उसके साथ तो ये मामला हल हुए हैं ना। ईरान भी कोई वैक्यूम में तो नहीं सर्वाइव कर सकता दुनिया में। अब ये जो बैंकिंग के इश्यूज हैं, अब मुझे पता है बैंक से पैसे ट्रांसफर होने हैं, ये होना है, वो उनका स्टेट बैंक के गवर्नर आए हुए हैं यहाँ पे, तो वो पाकिस्तान की वजारत खजाना से भी मिल रहे हैं वो सारे। तो अगर आपने दुनिया के एक इंटरनेशनल सिस्टम में री एंटर होना है तो फिर वो बहुत सारी चीजें उसमें आपको फिर उन मुल्कों के साथ चलना पड़ेगा ना जो मुल्क आपके साथ हैं, ईरान को भी। तो आपने हुर्मुज़ के हवाले से अगर ईरान बहुत ज्यादा जाता है तो फिर ऐसा ना हो कि आइसोलेशन में देखिए पाकिस्तान ने बड़ा मुश्किल रोल प्ले किया है। उसने सऊदी अरेबिया से कहा कि आप रिएक्ट ना करें, सऊदी अरेबिया ने रिएक्ट नहीं किया। फिर पाकिस्तान ने स्ट्रांग मैसेज भेजा, सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा हो गया पाकिस्तान जाके कि सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई मसला ना हो। आज भी तो पाकिस्तान ने जो है ना बहुत, मैं आपको बताऊं या इस्लामाबाद भी आसान नहीं है, हम तो बैठ के तबसरा कर रहे हैं और इसका तज्जिया कर रहे हैं और ये सारा, लेकिन जो लोग ग्राउंड पे मौजूद थे और खासतौर पर फॉरेन ऑफिस हमारा फॉरेन ऑफिस जो है आमना बलोच साहिबा, वो उनका जिक्र कम आता है, लेकिन वो उनका रोल फॉरेन ऑफिस का कितना इन दिनों में एक्टिव रहा। सारी दुनिया में आप देखें मुल्कों के सफ़ीर वहाँ पे बात, टेलीफोन कॉल्स हो रही हैं, ये कॉल्स और राब्ते ये तो फॉरेन ऑफिस सारे तय करता है ना। तो फॉरेन ऑफिस हमारा एक्टिव रहा सारे मुल्कों में। इशू ये है कि मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ ना कि इसमें एक आध खलीजी रियासत कोलैप्स हो सकती है फ्यूचर में। कोलैप्स मींस कि वो उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, खत्म हो जाएगी, कोलैप्स हो जाए। उसको ये जो ब्लैक रॉक की तरह की जो कंपनीज हैं दुनिया में, जो फिर वो कहते हैं स्क्रैप माल तो इस तरह उठा लेते हैं कि यार ये इसको हम संभाल लेते हैं, मुल्क तबाह हो गया, इसको हम काबू कर लेते हैं, इसका फाइनेंस का डेट बहुत बढ़ गया, कर्जा बढ़ गया, तो चले हम इसको ले लेते हैं, या कोई दूसरा मुल्क उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि ये जो आपने जिन मुल्कों ने आपने हुर्मुज़ पे या इस तमाम खेल में गलत तरफ शर्त लगाई, ये तो बेट होती है ना कि आप एक जगह क्या फैसला, कौन सी रियासत क्या फैसला करती है। जिन्होंने तो अपने आप को रिस्ट्रेन किया और जो बिल्कुल जाके नेतन्याहू की गोद में नहीं बैठे, और इसमें हमारा पड़ोसी मुल्क भारत भी है। लेकिन ना भारत के साथ भी जिस मुल्क ने अपने राह रस्म इतने बढ़ा लिए मोदी जी के साथ, और इतने बढ़ा लिए कि जब अटैक होना था ईरान पे तो उससे 4 दिन पहले मोदी जी वहां पे नेतन्याहू से मिल रहे थे, और उसके बाद आपको पता है एक जहाज यहाँ पे डूब गया था जो श्रीलंका के करीब ईरान का। तो बात यह है कि जिन्होंने गलत, अच्छा उनको वो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा कि अमेरिका के साथ ईरान की बात हो रही होगी, तो वो अब वगैरह वगैरह हो गए हैं। ना उनको कोई बिठाने को तैयार है, ना उनको कोई बुला रहा है, ना उनसे कोई बात कर रहा है। वो एक गलत तरफ से उनका ख्याल था कि नेतन्याहू के बगैर दुनिया नहीं चल सकती और अमेरिका जो है वो बस ऐसे ही रहेगा। अमेरिका ने पलटा खाया, अमेरिका बैठा हुआ ईरान के साथ। तो वो जो है वो जिन्होंने गलत बेट लगाई थी, तो वो मुल्क इस वक्त जो है वो टेबल पे नहीं है, और उनमें से इंडियन मीडिया तो गालियां दे रहा है,
वो भी उनको पता, उनका भी कोई मीडिया, पूरी दुनिया का मीडिया है इस वक्त इस्लामाबाद, पूरी दुनिया, वॉल स्ट्रीट जर्नल, गार्डियन, CBS न्यूज, CNN, BBC, अल जजीरा, अल अरबिया, इतना मीडिया, फ्रांस का मीडिया, इटालियन, तुर्की, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसका मीडिया इस्लामाबाद में ना हो। लेकिन अगर कोई दो मुल्क यहाँ पे नहीं है मौजूद, तो उनमें एक भारत है और एक इसराइल है। इसराइल ये दोनों मुल्क मौजूद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सालिसी कर रहा है, और ज़ाहिर है पाकिस्तान सालिसी कर रहा है तो फिर पाकिस्तान अपनी टर्म्स के ऊपर और सबको बड़े बड़ी बेहतरीन जबरदस्त यहाँ तरीके से पे मीडिया जो के जो लोग जर्नलिस्ट आए हैं वहाँ बाहर पर से, मौजूद हैं उनको बड़ी वो अच्छी तो कई लोग तो कह रहे हैं फैसिलिटेशन कि दी। हम इधर ही हमें पोस्ट कर दें, हम इधर से ही जो है वो अपनी रिपोर्टिंग किया करेंगे, हमें इस्लामाबाद की BT दे दें। जी, वो टाइम आएगा फिर, इसका मतलब है इंशाल्लाह कि जल्द पाकिस्तान में लोग जॉब करने के लिए आएंगे। हम जो एक ख्वाब तस्वुर करते थे वो तो अब रियलिटी होता नज़र भी आ रहा है। बट सर, अभी जिस तरीके से अगर ये मुज़ाकरात हो जाते हैं, आपको क्या लगता है कि इस दुनिया को नॉर्मल होने में कितना टाइम लगेगा? क्योंकि ऑल ऑफ द सडन अगर मुज़ाकरात हो भी जाते हैं फिर भी बहुत टाइम लगेगा नॉर्मल होने में सिचुएशन को। एकदम से तमाम शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से नहीं गुजर सकते। कितना टाइम दरकार है ये तमाम दोबारा से वापस दुनिया को 6 हफ्तों पहले वाली पोजीशन पर आने के लिए, और प्लस मिडल ईस्ट के लिए ख़ास तौर पर वो तमाम जो कि हवाई अड्डे दे चुके थे अमेरिका को, अब उनका अपनी वापस उसी पोजीशन पर आना, आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा? कुछ दिन लगेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कोई ऐसा कोई बड़ा क्राइसिस नहीं पैदा होगा। अगर देखें, अभी तो ये मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं, अभी तक तो खबर ये है कि अच्छे मुज़ाकरात हो रहे हैं, दोनों टीम्स तैयार होकर आई हैं, पाकिस्तान की मीडिएशन भी हो रही है, पाकिस्तान का इनपुट भी हो रहा है, पाकिस्तान वैक्यूम में फैसले नहीं कर रहा, पाकिस्तान तुर्किया से, सऊदी अरेबिया से, चाइना, रशिया, बाकी हमारे बरादर ममालिक, यूरोप ने बहुत स्टैंड लिया। आप देखें ना, स्पेन ने तो अपनी एम्बेसी खोल ली है ईरान के अंदर, और जो यूरोप के कई मुल्क हैं उन्होंने तो पाबंदी लगा दी थी कि हमारे अड्डे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। तो यूरोप भी बहुत एक्टिव है, सारे मुल्क एक्टिव हैं, तुर्की। अब यह है कि पाकिस्तान भी उनसे मुशावरत कर रहा है, और अपने पाकिस्तान का भी तो एक स्टांस है ना, अपना स्टांस भी तो है पाकिस्तान का। कई मुल्क जो हैं वो इब्राहिम वेकट, पाकिस्तान का इसराइल के ऊपर पाकिस्तान के पासपोर्ट भी लिखा हुआ है कि इस पासपोर्ट में आप सफर नहीं कर सकते इसराइल का, एक ही मुल्क का नाम लिखा हुआ है। पाकिस्तान दो मुल्कों को नहीं मानता। पाकिस्तान जो बल्कि 3, एक तो चले ताइवान को तो कोई पता नहीं कोई भी नहीं मानता, लेकिन 2 मुल्क ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान नहीं मानता, एक इसराइल है और एक आर्मीनिया है। पाकिस्तान अजरबैजान को मानता है, आर्मीनिया को नहीं मानता, इसलिए कि तुर्किया अजरबैजान को मानता। हम तुर्किया की वजह से अजरबैजान को मानते हैं और आर्मीनिया को नहीं मानते, और भारत आर्मीनिया को मानता है। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे आप आर्मीनिया नहीं जा सकते, आर्मीनिया। और तो बात यह है कि हमने तुर्किया की वजह से ये स्टांस लिया हुआ है, और जिस दिन तुर्किया की आर्मीनिया से सुलह हो गई उस दिन पाकिस्तान की भी सुलह हो जाएगी। तो इसी तरह से इसराइल को तो हमारे पासपोर्ट पे इसराइल नहीं है, और उनके लोग जो हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आप ठीक फरमा रहे हैं, हमारे तो बहुत पासपोर्ट पाकिस्तान पे में इसराइल नहीं है, वो लेकिन रहते मुझे नहीं हैं जाते यहाँ जाते पे, ये उनके जरूर लिए बताया मज़ाहिर जाए इशू नहीं है। कि इस वक्त इशू एक भारत मुल्क है और ज़ायनिज़्म का इसराइल है। जो है तो वो ये क्या आप जो, समझते हैं कि कुछ सारा शरारत सिलसिला है करने के उसमें, मूड में है, अब ये है कि या इस अगर पोजीशन में वो- है कि इस अब भारत या इसराइल शरारत कर सकता है कोई? डॉक्टर साहब नहीं, अब नहीं कि उसकी वजह ये है कि जो कल भी जहाज आया है उनका, ईरान का भी जहाज आया है, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जब उनको रिसीव किया है तो आपने देखा होगा यूनिफॉर्म में थे। यूनिफॉर्म का मतलब गालिबन ये मैसेज था कि एक हालत जंग, मतलब फाइटर मोड में वो थे जब ईरान कॉम्बैट के यूनिफॉर्म में डेलीगेशन थे। आए। यस, लेकिन जब जेडी वैंस को तो खतरा किसी से नहीं था, गालिबन जो बात यहाँ इस्लामाबाद में सुनने में आ रही है, तो जेडी वैंस के साथ फिर वो सिविलियन ड्रेस में मिले। तो ईरान को तो पाकिस्तान, ईरान की डेलीगेशन को तो पाकिस्तान ने वो उस तरह से पूरा जो उसकी एक हार्ड पार होती है ना, कि यहाँ पर हमारे मुल्क में कोई शरारत नहीं, कोई फॉल्स फ्लैग नहीं होना चाहिए, शरारत कोई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट मैसेज था हर एक को। और इतना एतमाद था पाकिस्तान को भी, और ईरान, ये पूरे ईरान की मरकजी क़यादत है, उनका स्पीकर, ये मतलब मैं कहना नहीं चाहता, उनका स्पीकर जो होता है वो बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी होता है। ईरान की पार्लियामेंट का स्पीकर अली लारीजानी स्पीकर थे, अब उनके स्पीकर जो नए हैं वो आए हुए हैं। और फ्यूचर में एक गुमान है जो वो ये है कि उनकी अगली जो क़यादत है ईरान की, अगले सदर या जो भी वो जो लोग प्रिपेयर होते हैं जो लाइन में, उनमें अब्बास अरगची का नाम भी आ रहा है, और उनके जो मौजूदा स्पीकर हैं उनका नाम भी आ रहा है। तो ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने उस वैक्यूम में, जो कि उनकी क़यादत की शहादत के बाद पैदा हो गया था, इन्होंने ईरान को वो आगे तक लेके गए। जबकि रहबर के हवाले से खबरें थी कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, या वो
तबीयत उनकी नासाज है, उसके बावजूद उन्होंने ईरान को ये फतह दिलवाई है। तो ये जो उनके रहनुमा सारे मौजूद हैं इस वक्त, और सारे तकरीबन सारे इस्लामाबाद में, तो आप देखें कितना कॉन्फिडेंस है इस्लामाबाद में कि यहाँ पर कोई शरारत या कोई फॉल्स फ्लैग ना हो। तो और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। है, जो वो यूनिफॉर्म में थे उन्होंने बेसिकली सीडीएफ ने एक पूरा मैसेज दिया है कि अंडर एस्टिमेट अस, और वो वाकई वो सब कुछ वो बॉलीवुड की मूवीज में ही कर सकते हैं, बट सी वी रियली होप सो कि मुज़ाकरात का पॉजिटिव एक नतीजा आए। और दुआ है अल्लाह ताला से कि अगर हम इस टेबल पर बैठे हैं और बिठाया है हमने पूरी दुनिया की सुपर पावर्स को जो कि मामला अपने हल नहीं करवा सकती थी, तो फिर अच्छी खबरों के साथ ही और अच्छे फैसलों के साथ ही इस मुज़ाकरात का फाइनल रिजल्ट भी आए। अब लेट्स सी, ये तो पता चल ही जाएगा कुछ ही घंटों में। अभी की ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।